हाय गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल स्मार्ट स्टूडेंट एजुकेशन यूपीएससी। दोस्तों आज है तारीख 25 अगस्त 2025 और दिन है सोमवार। दोस्तों आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारी विजन आईएएस की जून महीने की मैगजीन का पहला टॉपिक, जो कि है पॉलिटी एंड गवर्नेंस यानी कि राज व्यवस्था एवं शासन। इसमें हम डिस्कस करेंगे पहला टॉपिक आपातकाल के 50 साल जो कि अभी पूरे हुए हैं 2025 में। व्यक्तित्व अधिकार और संक्षिप्त सुर्खियां हैं कुछ, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर इससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जो सभी इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनका नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंचता रहे। इस महीने की मैगजीन का इससे पहले हमने सोशल इश्यूज का जो सेक्शन है वो हमने कवर कर लिया है। अगर आपने उन क्लासेज को नहीं देखा है तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में, आपको प्लेलिस्ट कौन सी मिलेगी, जून महीने की प्लेलिस्ट में आपको जाना है और वहाँ पर आपको जो है क्लासेज मिल जाएंगी। जो हमने टॉपिक कवर किया है वो था सोशल इश्यूज का सेक्शन, जिसमें इतने सारे टॉपिक्स दिए गए थे, इन सभी को हमने कवर कर लिया है। तो कृपया आप प्ले लिस्ट में जाएं और हमारी जो क्लासेज हैं उनको एक एक करके देखें। अगर पसंद आते हैं आपको क्लासेज तो एक प्यारा सा लाइक और एक प्यारा सा कमेंट भी अवश्य दें, क्योंकि आपकी फीडबैक ही क्या है, हमारा इंस्पिरेशन है। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लाइक और कमेंट ज़रूर करें। दोस्तों इसी के साथ मैं आपको एक और बात कहना चाहूँगा कि हमारे चैनल पर अभी आपको पता है लगभग 211 सब्सक्राइबर हैं आज के समय, और मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था। और हमारा टारगेट क्या है फिलहाल कि 1000 सब्सक्राइबर हो जाएं और 500 घंटे का वॉच टाइम हो जाए, यानी कि 500 घंटे 500 वर्ष का वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएं। अगर आप ऐसा कर देते हो, 1000 सब्सक्राइबर और 500 घंटे का वॉच टाइम पूरा हो जाता है, तो आपके लिए एक सरप्राइज भी है मेरी तरफ से। सरप्राइज क्या रहेगा, जैसे ही ये हमारा टारगेट कंप्लीट होता है तो हम इस चैनल पर फिलहाल जो कर रहे हैं मंथली मैगजीन जो हम फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं, इसी के साथ साथ हम क्या कर देंगे, जो यूपीएससी 2026 के प्रीलिम्स के लिए, यूपीएससी 2026 प्रीलिम्स के लिए जो विजन आईएएस की टेस्ट सीरीज है, विजन आईएएस की जो टेस्ट सीरीज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए यहाँ पर स्टार्ट कर दी जाएगी। और फिर उसके बाद एवरी 500 सब्सक्राइबर, यानी कि हर 500 सब्सक्राइबर होने के बाद आपके साथ एक टेस्ट डिस्कस किया जाएगा। तो आपको पहले क्या करना है, पहले टेस्ट को कवर करने के लिए आपको 1000 सब्सक्राइबर इस चैनल पर पूरे करा देने हैं, क्योंकि आपकी फीडबैक और आपका प्यार ही हमारा क्या है, मोटिवेशन है, मेरे लिए इंस्पिरेशन। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए हम चलते हैं हमारे पहले टॉपिक पर, जो कि हमें दिया गया है इमरजेंसी के 50 साल पूरे होना। तो आपको एक बार मैगजीन देखो दोस्तों, आपको क्या करना होता है, यूपीएससी की क्लास आप कर रहे हो, ये नहीं है कि कोई छोटा मोटा एग्जाम की क्लास कर रहे हो आप, छोटे मोटे एग्जाम की। तो आपको क्लास लेने से पहले एक बार जो सभी टॉपिक्स होते हैं उनकी फर्स्ट रीडिंग ले लेनी होती है। सभी नहीं तो देखो, जैसे आप अभी हम पहला टॉपिक करने जा रहे हैं तो आपको क्या करना है, बीच में क्लास को रोक के पहले इस टॉपिक की फर्स्ट रीडिंग ले लेनी है, जिससे आपको पता चल जाए कि इस मैगजीन में क्या क्या बताया गया है। फिर अगर आप क्लास करते हो तो आपको अच्छे से समझ भी आएगी, ठीक है। तो ये नहीं कि आप सीधा क्लास में आ गए। तो काफ़ी टाइम हो चुका है हमें बातें करते हुए, अभी हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। आपातकाल के 50 साल ये हमारा टॉपिक है। सुर्खियों में क्यों रहा था, क्योंकि 25 जून 1975 को भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया था इंदिरा गांधी द्वारा। इंदिरा गांधी जो प्रधानमंत्री थी उस समय, तो 25 जून 1975 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। और यह आपातकाल लगभग कितने महीने चला था, 21 महीने चला था, 1975 से शुरू होकर 1977 तक। और आज 2025 में इस घटना को 50 साल पूरे हो चुके हैं, इसलिए यह टॉपिक जो आपका है सुर्खियों में रहा है। तो यह आपातकाल हमारा 25 जून को लगाया गया था, इसलिए जून में यानी कि 2025 की जून में इसको 50 साल पूरे हो गए, इसीलिए ये टॉपिक आपकी जून महीने की मैगजीन में भी दिया गया है। अगर हम बात करें कि भारत में अब तक कितनी बार राष्ट्रीय आपातकाल लगाया गया है, तो 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल भारत में लगाया गया है। कब कब, सबसे पहले 1962 में लगाया गया था, चीन युद्ध हुआ जब, 1971 में जब पाकिस्तान के साथ युद्ध, और 1975 में आंतरिक अशांति के कारण इंदिरा गांधी सरकार द्वारा भारत में राष्ट्रीय आपातकाल जारी किया गया था। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि 1975 यानी कि 25 जून 1975 को इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लगाया गया था। अब हम पढ़ेंगे कि 1975 में जो आपातकाल लगाया गया था वो क्यों लगाया गया था, क्या कारण थे उसके पीछे आपातकाल लगाने के। तो सबसे पहला जो कारण दिया गया है वो हमें सामाजिक अशांति। तो दोस्तों उस समय क्या था, देश में जगह जगह प्रदर्शन हो रहे थे, हड़तालें और आंदोलन हो रहे थे। इनमें जो सबसे बड़ा आंदोलन था जो जयप्रकाश नारायण ने लीड किया था, वो था जेपी आंदोलन, जो कि उस समय का सबसे बड़ा आंदोलन था। इसमें छात्रों ने, मजदूरों ने और आम जनता ने सरकार के खिलाफ आक्रोश
प्रदर्शित किया था और इंदिरा गांधी की सरकार पर भी भ्रष्टाचार और तानाशाही के आरोप लगाए जा रहे थे कि भाई इंदिरा गांधी सरकार ने तानाशाही की है और भ्रष्टाचार किया है किसमें, चुनाव में। तो सरकार ने कहा कि जो यह आंदोलन हो रहा है ये देश की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है, इसलिए हम आपातकाल लगा रहे हैं। तो इन सब के चलते सरकार ने दावा किया कि देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये आपातकाल लगाना जरूरी है और इंदिरा गांधी सरकार द्वारा आपातकाल लगा दिया गया। फिर दूसरा जो कारण था इसके लगाने का वो था 1971 के युद्ध के बाद आर्थिक संकट। जैसा कि आपको पता है कि भारत 1971 में पाकिस्तान से युद्ध लड़ रहा था और इसी युद्ध के चलते बांग्लादेश का निर्माण भी हुआ। तो युद्ध के कारण देश पर भारी आर्थिक बोझ उस समय बना हुआ था। उस समय देश में महंगाई हो गई थी, बेरोजगारी की दर है वो बढ़ रही थी और आर्थिक ठहराव की स्थिति भी कहीं ना कहीं बन रही थी। साथ ही 1973 में वैश्विक तेल संकट आया जिससे भारत की स्थिति और ज्यादा बिगड़ेगी। तो लोग भी सरकार से इस समय नाराज हो रहे थे और ज्यादा से ज्यादा विरोध प्रदर्शन कर रहे थे तो हम कह सकते हैं कि 1971 में युद्ध के दौरान, युद्ध के बाद वो आर्थिक संकट भारत में पैदा हो गया था जिसके कारण सरकार ने आपातकाल लगाना उचित समझा। तीसरा इसमें दिया गया है कि राजनीतिक कारण था। राजनीतिक कारण क्या था, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट में राजनारायण वर्सेस इंदिरा गांधी केस चल रहा था और इस केस में अदालत ने फैसला क्या सुनाया था कि जो इंदिरा गांधी सरकार है उसने 1971 का चुनाव गलत तरीके से जीता है, यानी कि मतलब चुनाव में गड़बड़ी की है इंदिरा गांधी सरकार ने। इसलिए अदालत ने इस चुनाव को अवैध यानी कि इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया और जो इस फैसले से जो इंदिरा गांधी है जो प्रधानमंत्री थी उनको अपना प्रधानमंत्री का जो पद है वो छोड़ना पड़ सकता था। तो इंदिरा गांधी ने सोचा कि सत्ता हाथ से निकल रही है, तो इसी सत्ता को हाथ से निकलते देखे इंदिरा गांधी जी ने उस समय जो राष्ट्रपति थे फखरुद्दीन अली अहमद उनसे सलाह लेकर आपातकाल घोषित कर दिया। अब ये तो हमने पढ़ लिया कि इंदिरा गांधी सरकार ने उस समय आपातकाल घोषित कर दिया, लेकिन हमें ये पता होना चाहिए कि आपातकाल का अंत कैसे हुआ। तो आपातकाल का अंत दोस्तों इस तरह हुआ था कि 1977 में इंदिरा गांधी जो सरकार थी उसने अचानक से लोकसभा चुनाव की घोषणा कर दी। अब चुनाव करेंगे तो लोग वोट डालने जाएंगे। अब जनता क्या थी, आपातकाल के दौरान जो अत्याचार किए जा रहे थे इंदिरा गांधी सरकार द्वारा उनसे बहुत ज्यादा परेशान थी, बहुत ज्यादा क्रोधित थी। तो जनता ने क्या किया, उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा दिया और पहली बार ऐसा भारत के इतिहास में हो गई गैर कांग्रेसी सरकार सत्ता में आई थी। यानी कि जो कांग्रेस सरकार है वो 1977 में हार गई, 1977 के लोकसभा चुनाव में, और जो जनता पार्टी की सरकार है वो इस समय जीत कर सत्ता में आ चुकी थी। तो जो जनता पार्टी थी वो यहाँ पर जीत गई थी, ठीक है। और जब जनता पार्टी की सरकार बनी तो 21 मार्च 1977 को उसने आपातकाल सत्ता में आते ही खत्म कर दिया। तो इस तरह आपातकाल का अंत हो गया। अब हमारी मैगजीन में बताया गया है कि आपातकाल के दौरान क्या क्या प्रमुख संविधान संशोधन किए गए थे, यानी कि जब इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल लागू किया तो उस समय क्या क्या बदलाव किए, क्या क्या संविधान में संशोधन किए गए। सबसे पहला जो संविधान संशोधन दिया गया है वो है 38वां संविधान संशोधन 1975। यह संशोधन आपातकाल लागू करने की प्रक्रिया से जुड़ा था, 38वां संविधान संशोधन। और इसमें क्या कहा गया था कि अगर राष्ट्रपति ने आपातकाल की घोषणा कर दी है तो अदालत भी इस पर सवाल नहीं उठा सकती, यानी कि जो राष्ट्रपति का जो निर्णय है वो अंतिम एवं निर्णायक होगा, ऐसा कब कह दिया गया था, 38वां संविधान संशोधन करके। यानी कि जो राष्ट्रपति द्वारा अगर आपातकाल की घोषणा की जाती है तो वह न्यायिक समीक्षा से बाहर होगी, यानी कि जो अदालत है वो इस पर सवाल नहीं उठा सकती है। यानी कि जो अनुच्छेद 352, 356 और 360 हैं, अगर इसके तहत राष्ट्रपति का जो निर्णय आता है वही अंतिम और निर्णायक हो, यानी न्यायालय की समीक्षा से उसको बाहर कर दिया गया। अगर हम इसको आसान भाषा में कहें, अगर आपको अभी भी समझ नहीं आया तो ये कह सकते हैं कि भाई अगर आपातकाल लगा दिया गया तो सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो वो दोनों यह नहीं कह सकते कि यह सही है या गलत है, तो राष्ट्रपति का निर्णय है वो अंतिम है। इसके बाद था 39वां संविधान संशोधन 1975। आपको मैगजीन में पढ़ना है। इसमें क्या है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा के जो अध्यक्ष के चुनाव विवाद थे उसको तय करने के तरीके में बदलाव कर दिया गया। यानी कि अगर इनके चुनाव में कुछ विवाद की स्थिति उत्पन्न हो रही है तो इसमें बदलाव कर दिया गया। इसको सुनने में क्या बदलाव क्या बदलाव किया गया कि इनके जो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव से जो जुड़े मुद्दे हैं उनका विवाद अदालत अब नहीं सुलझाएगी। इन पदों के चुनाव के लिए जो विवाद है अब सीधा संसद सुलझाएगी। कैसे, एक विशेष कानून के अनुसार, ठीक है। तो आसान भाषा में अगर हम कहें तो ये कह दिया गया था कि भाई अगर प्रधानमंत्री के चुनाव को लेकर कोई गड़बड़ी है, कोई गड़बड़ी का माहौल बता रहा है तो अदालत उसमें कुछ नहीं कर सकती। यह फैसला कौन करेगी, संसद करेगी। और यह संशोधन इसलिए किया गया था, 39वां संविधान संशोधन इसलिए किया गया था क्योंकि जो अदालत है, इलाहाबाद हाई कोर्ट है, उसने क्या कह दिया था कि जो इंदिरा गांधी का चुनाव है वो
इसमें धांधली हुई है और इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको रद्द कर दिया गया था। ठीक है, इसलिए 39वां संविधान संशोधन आपातकाल के दौरान किया गया। फिर है 42वां संविधान संशोधन 1976, इसको हम लघु संविधान भी कहते हैं। लघु संविधान क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसके द्वारा संविधान में बहुत सारे कई बड़े महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था वो था अनुच्छेद 31 के तहत क्या कर दिया गया था, जो डीपीएसपी है यानी कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, उनको मौलिक अधिकारों के ऊपर रख दिया गया था कि भाई जो अब डीपीएसपी हैं वो बड़े हैं मौलिक अधिकारों से। यानी कि सरकार ने क्या कह दिया कि अगर सरकार कोई ऐसा कानून बना रही है जो नागरिकों के मौलिक अधिकारों से टकराता है तो भी वह कानून वैध होगा, यानी कि तो भी वह कानून मान्य होगा। अगर सरकार ने कोई ऐसा कानून बना दिया जिससे जो लोगों के मौलिक अधिकार है उनका हनन हो रहा है तो भी वह कानून मान्य होगा, चाहे अधिकारों का हनन हो, क्योंकि डीपीएसपी को अब मौलिक अधिकारों से ऊपर ऊपर माना जाने लगा था, उनको प्राथमिकता दे दी गई थी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट की शक्तियां उनमें कटौती कर दी गई थी। संविधान में अनुच्छेद 32 से जोड़ा गया था, जिसके तहत क्या कहा गया था कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर राज्य कानूनों की वैधता की जांच नहीं कर सकता कि भाई जो राज्य के जो कानून है वो मौलिक अधिकारों को कैसे हनन कर रहे हैं, इसकी जांच सुप्रीम कोर्ट नहीं कर सकता। अनुच्छेद 32 से जोड़ा गया था ऐसा कहने के लिए। और अनुच्छेद 131 ए और अनुच्छेद 226 ए भी जोड़ा गया था, जिसमें हाई कोर्ट को भी केंद्र सरकार के कानूनों की वैधता पर फैसला करने से रोक दिया गया था। तो वही साफ सिंपल सी बात है, सरकार ने क्या कर दिया, जो सुप्रीम कोर्ट है मतलब जो अदालत है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट, इसकी शक्तियों को क्या कर दिया था, बिल्कुल ही कम कर दिया था, शक्तियों को सीमित कर दिया था। उसके बाद जो क्या कार्य किया गया था वो था लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। ये भी एक महत्वपूर्ण बदलाव किया गया था किस समय, आपातकाल के दौरान। अगला जो पॉइंट है वो है संसद की शक्ति बढ़ा दी गई थी। संसद की शक्ति कैसे बढ़ा दी गई थी? अनुच्छेद 368 में बदलाव करके संसद को संविधान बदलने की लगभग असीमित शक्ति दे दी गई थी। ये कह दिया गया था कि अगर संविधान में संशोधन करना है तो संसद के पास असीमित शक्ति है, संसद जब चाहे संविधान में कोई भी बदलाव कर सकती है, और ऐसा बदलाव अगर संसद करती है तो उस पर अदालत कोई भी सवाल नहीं उठा सकती, यानी कि आप न्यायालय में सवाल नहीं उठा सकते कि संसद ने ऐसा बदलाव क्यों किया है। तो भाई इन सभी मतलब जो हमने 42वें संविधान संशोधन के तहत जो पॉइंट पढ़े, इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि 42वें संविधान संशोधन ने सरकार और संसद को तो बहुत ताकतवर बना दिया, और जो अदालत और जो नागरिक हैं उनकी आज़ादी को बहुत ही कम कर दिया है। तो हम ये कह सकते हैं जो सरकार है और जो संसद है उसकी शक्ति तो क्या कर दी गई, बढ़ा दी गई, यानी कि उसको ताकतवर बना दिया गया। और जो नागरिक है और जो न्यायालय है, नागरिक और न्यायालय की शक्ति को क्या कर दिया गया, कम कर दिया गया। तो ठीक है, ये आपको 2 पॉइंट याद रखने हैं। सरकार और संसद की शक्ति को ताकतवर कर दिया, उसकी शक्ति को बढ़ा दिया, और जो अदालत है और जो नागरिक है यानी कि न्यायालय और नागरिक की शक्ति को कम कर दिया गया। ठीक है, ठीक है। तो फिर है आपातकाल के बाद सुधार। तो हमने ये देखा कि ये तो आपातकाल के दौरान जो कुछ संविधान संशोधन हुए थे वे बताए गए थे। अब क्या हुआ, आपातकाल खत्म हो गया। खत्म कब हुआ? 1977 में, जब वो जनता पार्टी की सरकार आई। तो जनता पार्टी की सरकार आते ही सरकार ने क्या कर दिया, आपातकाल को खत्म कर दिया। और हाँ दोस्तों, आपको एक और पॉइंट याद रखना है कि आपातकाल के दौरान जो 38, 39 और जो 42वां संविधान संशोधन किया गया था, यहाँ पर जो आपने देखा 48, 39 और 42वां संविधान संशोधन किया गया था, इसमें मैंने आपको बताया कि अदालत की शक्तियाँ कम कर दी गई थी, सरकार की शक्ति बढ़ा दी गई थी, और जो नागरिकों की आज़ादी थी वो लगभग खत्म कर दी गई थी। तो इसीलिए इसी कारण से हम इस काल को क्या कहते हैं, भारत का काला अध्याय भी हम इसको कहते हैं, यानी कि डार्क चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी भी इस काल को कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, क्वेश्चन आता है कि डार्क चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी किस काल को कहा जाता है। ठीक है, तो इसी काल को क्या कहा जाता है, डार्क चैप्टर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। फिर है आपातकाल में नागरिक अधिकारों पर असर। देखो यहाँ पर दिया गया है कि आपातकाल के दौरान नागरिकों की स्वतंत्रता और मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया गया था। ये वही बात है जो मैंने आपको बताई है। ठीक है, ये कुछ केस दिए गए हैं, जैसे एडीएम जबलपुरवाद। एडीएम जबलपुरवाद क्या था? इसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि भाई आपातकाल केस में नागरिक अदालत में जाकर यह तक नहीं कह सकते कि हमें गैर कानूनी तरीके से जेल में बंद किया गया है। और साथ ही मीडिया पर भी सेंसरशिप लगा दी गई थी, यानी कि सरकार ने क्या कर दिया था कि जो प्रेस है, जो मीडिया है, उस पर सेंसरशिप लगा दी। मतलब कि सरकार की अनुमति के बिना आप कुछ भी उस समय छाप नहीं सकती थी मीडिया। ठीक है, तो इस सरकार ने कुछ प्रतिबंध लगा दिए थे। उसके अलावा मीसा कानून की बात की गई, यानी कि आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम। इसके तहत क्या क्या किया गया था
कि हजारों लोगों को बिना मुकदमे के जेल में डाल दिया गया था मीसा कानून के तहत। ठीक है, तो ये कुछ काम सरकार द्वारा किए गए थे आपातकाल के दौरान। फिर है आपातकाल के बाद सुधार, यानी कि आपातकाल जब खत्म हो गया तो उसके बाद क्या क्या सुधार किए गए, किसके द्वारा सुधार किए जाएंगे, ये जनता पार्टी के द्वारा। और जो ऊपर वाले काम हुए थे वो किसके द्वारा किए गए थे, कांग्रेस सरकार के द्वारा। ठीक है, तो जनता पार्टी के द्वारा जो काम किया गया वो था, सबसे पहला सहा आयोग का गठन किया गया। जैसे ही मई 1977 में सहा आयोग का गठन किया गया जनता पार्टी सरकार द्वारा, सहा आयोग का गठन मई 1977 में जनता पार्टी की सरकार द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, सहा आयोग के गठन के करने का उद्देश्य क्या था कि जो आपातकाल के दौरान जो सत्ता का दुरुपयोग हुआ है उसकी जांच करना है, इसका क्या था, मुख्य उद्देश्य था। इसमें किसकी जांच की गई थी, जबरन जो बंध्याकरण था जिसमें लाखों लोगों को जबरदस्ती नसबंदी के लिए मजबूर किया गया था, उसकी जांच करनी थी। सरकारी कर्मचारियों को जो जबरन रिटायर किया गया था उसकी जांच करनी थी। न्यायपालिका और जो संसद पर प्रतिबंध लगाए थे उन सभी विषयों के पर इस पर जांच होनी थी। मीडिया पर सेंसरशिप जो लगाई गई थी इन सभी विषयों की। दोस्तों आज मेरी तबीयत थोड़ी खराब है, अगर थोड़ी आपको आवाज़ कम आ रही है तो आप थोड़ा मैनेज कर लें, क्योंकि आज थोड़ी मौसम खराब होने की वजह से दिक्कत हो रही है सेहत के साथ। फिर है आंतरिक आपातकाल के बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखो हम क्या पढ़ रहे हैं, आपातकाल के बाद सुधार पढ़ रहे हैं। पहला क्या था, सहा आयोग का गठन किया गया था। दूसरा क्या है, आंतरिक आपातकाल के बाद 44वां संविधान संशोधन लागू किया गया। 44वें संविधान संशोधन में क्या कहा गया था, 44वां संविधान संशोधन इसलिए लागू किया गया था ताकि जो आपातकाल में जो गलतियां दोहराई गई हैं उनको दोबारा न दोहराया जाए, इसलिए 44वां संविधान संशोधन लाया गया। इसमें कुछ विशेष प्रावधान किए गए जिनको हम पढ़ेंगे। सबसे पहला है अनुच्छेद 352 में संशोधन किया गया। देखो पहले क्या था, आपातकाल लगाने के लिए पहले किसका आधार माना जाता था, आंतरिक अशांति को आधार माना जाता था। अब 352 में संशोधन करके इस आंतरिक अशांति शब्द को बदल कर क्या कर दिया गया, सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया, यानी कि आर्म रेबेलियन कर दिया गया। क्योंकि सरकार को क्या लग रहा था कि जो आंतरिक अशांति शब्द है वो बहुत ही अस्पष्ट है, और जो इंदिरा गांधी सरकार थी उसने इसका गलत उपयोग करके आपातकाल लगाया था। और एक साथ ही क्या कर दिया गया कि अब आपातकाल लगाने के लिए सर जो राष्ट्रपति है, यानी कि जो आपातकाल लगाया जाता है वो राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। अब चेंज क्या किया कि आपातकाल लगाने से पहले राष्ट्रपति को कैबिनेट से लिखित सलाह लेना अनिवार्य है। यानी कि अगर राष्ट्रपति को आपातकाल लगाना है तो केंद्रीय मंत्रिपरिषद से लिखित सलाह उसको पहले लेनी पड़ेगी, और आपातकाल की घोषणा संसद के सामने भी उसको रखनी होगी, और इसे लागू करने से पहले, लागू करने के लिए 1 महीने के भीतर विशेष बहुमत से संसद की स्वीकृति भी चाहिए होगी। तो देखो कितना कठोर प्रावधान कर दिया गया था जो अब भी लागू हमारे यहाँ पर, कि भी राष्ट्रपति को अगर आपातकाल लगाना है तो केंद्रीय मंत्रिमंडल से लिखित में सहमति लेनी होगी। ठीक है, पहले, और 1 महीने पहले संसद के द्वारा विशेष बहुमत द्वारा संसद से अनुमोदन भी चाहिए होगा। फिर जो बदलाव किया गया था वो मौलिक अधिकारों से जुड़े जो बदलाव हैं वो हैं कि भी जो अनुच्छेद 359 है उसका दायरा सीमित कर दिया गया था, यानी कि जो आपातकाल के दौरान जो नागरिकों के अधिकार निलंबित किए गए थे वो अब नहीं किए जा सकेंगे। जो अनुच्छेद 20 है यानी कि अपराधों के मामलों में संरक्षण, और अनुच्छेद 21 जो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है आपातकाल के दौरान भी लागू रहेंगे, ऐसा सरकार ने कह दिया था, ये कभी भी निलंबित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, तो जो नागरिक अधिकार है उनको प्रोटेक्ट कर दिया गया था, और जो संपत्ति का अधिकार है उसको मौलिक अधिकार से हटाकर एक संवैधानिक अधिकार बना दिया गया था आर्टिकल 301 के तहत। और भी कुछ महत्वपूर्ण बदलाव किए गए थे जिसमें हम देखेंगे अनुच्छेद 257 को हटाया गया। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अब केंद्र सरकार किसी राज्य में सीधे सेना या पुलिस को नहीं भेज सकती जब तक कि उसमें संवैधानिक तरीका न अपनाया जाए। पहले सरकार ने क्या किया गया था, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा जबरन पुलिस और सेना भेज दी गई थी जहाँ पर लोगों को ज़्यादा संख्या में पकड़ लिया गया था और कब्जे में ले लिया गया था। लेकिन अब 257 के तहत अनुच्छेद जो 257 है उसको हटा दिया गया। निरसन का मतलब होता है हटा देना, कि भाई अब केंद्र सरकार किसी भी राज्य में सेना या पुलिस को नहीं भेज सकती जब तक कि संवैधानिक तरीका उसके द्वारा न अपनाया जाए। और जो लोकसभा का कार्यकाल जो 5 से 6 वर्ष पूरा 6 वर्ष कर दिया गया था उसको दोबारा से 6 साल से घटाकर वापस 5 साल कर दिया गया। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स किए गए थे। फिर है न्यायिक समीक्षा की बहाली। इसका क्या मतलब है कि भाई अब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को फिर से राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के जो चुनाव से जुड़े विवाद होते हैं उनकी न्यायिक समीक्षा यानी कि जुडिशियल रिव्यू करने का अधिकार दे दिया गया था, जो कि इंदिरा गांधी सरकार ने पहले खत्म कर दिया गया था कि भाई आप इनके चुनाव विवाद में फैसला नहीं ले सकते, समीक्षा नहीं कर सकते इनकी।
तो अब जो जनता पार्टी सरकार थी उसने इसको दोबारा से वापस से लागू कर दिया गया कि भाई आप जो न्यायालय है, जो सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट है, वो इन सभी के चुनाव से जुड़े जो विवाद हैं उनकी न्यायिक समीक्षा कर सकते हैं। ठीक है, तो आसान भाषा में अगर हम बिल्कुल आसान भाषा में अगर निष्कर्ष समझे तो 1975 का आपातकाल लोकतंत्र पर सबसे बड़ा संकट था। उस दौरान संविधान में कुछ ऐसे संशोधन किए गए थे जिससे सरकार को अनियंत्रित शक्तियां मिल गई थी। फिर 1977 के बाद जनता पार्टी सरकार आई, उसने सहायोग का गठन किया और 44वां संविधान संशोधन लेके आई, जिसके जरिए सरकार ने क्या किया, लोकतंत्र को सुरक्षित बनाने के लिए कुछ कड़े प्रयास, कुछ कड़े सुधार किए। ठीक है, तो ये हमने आपातकाल 1975 से 77 का पढ़ा है। फिर है, हाँ देखो, अगर आपको समझ आ गया हो तो मैं इसको दोबारा रिवाइज ना करूं, अगर नहीं आया तो एक बार हम दोबारा बिल्कुल ब्रीफ में कर देता हूँ, एक पेज के नोट्स की अगर हम बारे में बात करें। देखो, आपातकाल 1975 से 77 लागू किया गया था। घोषणा किसने की थी? जो राष्ट्रपति उस समय थे फखरुद्दीन अली अहमद ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी। कारण क्या था? देश में आंदोलन, हड़ताल और विरोध हो रहे थे, स्पेशल था जेपी आंदोलन। दूसरा कारण था 1971 के बाद, युद्ध के बाद जो आर्थिक संकट था उसके कारण भी आपातकाल लगाना जरूरी हो गया था। और साथ ही इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी का जो चुनाव था उसको अवैध घोषित कर दिया था, रद्द कर दिया था। और फिर आपातकाल के दौरान क्या किया गया था? आपातकाल के दौरान नागरिकों के जो मौलिक अधिकार हैं उनको खत्म कर दिया गया था, निलंबित कर दिया गया था। मीडिया पर जो सेंसरशिप है वो लगा दी गई थी, कई यानी कि भाई जो अखबार हैं वो सरकार की अनुमति से नहीं छाप सकते, अनुमति के बिना नहीं छाप सकते, उनको अनुमति लेनी ही पड़ेगी। फिर बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हो रही थी। मीसा कानून के तहत जबरन जो परिवार नियोजन यानी कि जो नसबंदी अभियान है वो चलाया जा रहा था। संसद और जो न्यायपालिका है उसकी शक्तियां भी कम कर दी गई थी। प्रमुख जो संविधान संशोधन हुए थे उसमें थे 38वां संविधान संशोधन, जिसमें आपातकाल की घोषणा को न्यायालय की जांच से बाहर कर दिया गया था। साफ सिंपल मतलब इसका यही है कि जो आपातकाल की घोषणा उसकी घोषणा को न्यायालय की जांच से बाहर कर दिया गया। 39वां संविधान संशोधन, जिसमें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री आदि के चुनाव विवाद को अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 42वां संविधान संशोधन, जिसको हम मिनी संविधान यानी कि लघु संविधान भी कहते हैं, इसमें संसद को असीमित शक्ति दे दी गई थी। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल से 6 साल कर दिया गया था। और जो मौलिक अधिकार हैं उनके ऊपर राज्य के नीति निदेशक तत्वों को ला दिया गया था, और जो न्यायपालिका की शक्तियां हैं वो भी कम कर दी गई थी। तो ये कुछ महत्वपूर्ण संशोधन उस समय किए गए थे। आपातकाल के बाद क्या किया? सहायोग का गठन किया गया, 44वें संविधान संशोधन को लागू किया गया। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कि भाई राष्ट्रीय आपातकाल होता क्या है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया कि उस समय क्या हुआ था, लेकिन जो आज की कंडीशन है, आज की कंडीशन के हिसाब से राष्ट्रीय आपातकाल क्या है वो हम देखेंगे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि क्लास ओके चल रही है ना? बिल्कुल ओके चल रही है क्लास। देखो, राष्ट्रीय आपातकाल क्या है। आधार, राष्ट्रीय आपातकाल यानी कि कब लगाया जा सकता है, तो साफ सिंपल बात है, 3 हालात हैं, 3 स्थितियां जिनमें यह आपातकाल लगाया जा सकता है। सबसे पहला है युद्ध, जब भारत और किसी दूसरे देश में युद्ध हो रहा हो तो अब हम राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकती है हमारी सरकार। दूसरा है भारी आक्रमण, यानी कि जब कोई देश भारत पर हमला कर दे या हमला करने की स्थिति में हो तब भी सरकार राष्ट्रीय आपातकाल लागू कर सकती है। तीसरा है सशस्त्र विद्रोह, यानी कि जब देश के अंदर लोग जो हथियार उठाकर सरकार के खिलाफ बगावत करने लग जाएं, सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने लग जाएं, तो इस स्थिति में भी सरकार क्या है वो राष्ट्रीय आपातकाल लगा सकती है। और जो ये सशस्त्र विद्रोह है ये चेंज किया गया था किसके द्वारा? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। जो इसको पहले आंतरिक अशांति शब्द के तहत परिभाषित किया गया जाता था, आंतरिक अशांति, इसको कब बदल दिया गया था? 44वां जो संविधान संशोधन हुआ था 1978 में, इसमें इसका नाम बदलकर सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था। आपातकाल की घोषणा कैसे होती है? राष्ट्रपति घोषणा करता है, कैबिनेट की लिखित सलाह पर घोषणा करता है, संसद की मंजूरी, घोषणा के 1 महीने के भीतर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेनी होती है। अगर इस समय बीच में लोकसभा भंग हो जाती है तो नई लोकसभा के बनने के 30 दिनों के अंदर मंजूरी लेनी होती है राष्ट्रपति को। ठीक है, संसद से मंजूरी कैसे मिलती है? विशेष बहुमत के द्वारा मंजूरी ली जाती है। यानी कि विशेष बहुमत का क्या मतलब है? विशेष बहुमत का मतलब है कि भाई संसद के जो कुल सदस्य हैं उनका बहुमत, और जो उपस्थित और वोट देने वाली संख्या है उनका 2/3 बहुमत। ये तो आपको पता है कि भाई आपने पॉलिटी पढ़ रखी है, बेसिक आप क्लास करे हुए, तो आपको ये सब तो पता ही होना चाहिए। फिर आपातकाल खत्म कब हो सकता है? जब भी राष्ट्रपति कह दे, कि हाँ भाई आपातकाल अब हटाना है, राष्ट्रपति कभी भी आपातकाल को हटा सकता है। अगर लोकसभा आपातकाल के खिलाफ प्रस्ताव पास कर दे तो भी आपातकाल को हटाया जा सकता है।
राज्यसभा के पास यह शक्ति नहीं है कि वो आपातकाल को हटा सके। आपातकाल के प्रभाव क्या होते हैं, अगर हम प्रभावों की घोषणा करते हैं, देखो ये आप पढ़ रहे हो ना मैगजीन में, ये मैं देख देख के बोल रहा हूँ, आप यूं नहीं कि अंडरलाइन करो तभी आप ध्यान दो। जैसे यहाँ पर था, रद्द करना राष्ट्रपति कभी भी समाप्त कर सकता है, लोकसभा में आपातकाल के विरोध में अगर प्रस्ताव पारित हो जाए तो भी समाप्त कर सकता है, और यह शक्ति राज्यसभा को प्राप्त नहीं है। तो मैंने यहीं से बोला, ये नहीं कि मैं कहीं और से देख के बोल रहा हूँ, ठीक है। तो राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा के प्रभाव क्या है, केंद्र राज्य संबंधों पर क्या है, कि जो केंद्र सरकार है वो किसी भी विषय पर राज्य को निर्देश दे सकती है। अनुच्छेद 250 के तहत जो राज्य सूची के विषय हैं उन पर भी संसद जो है वो कानून बना सकती है। राष्ट्रपति राज्यों और केंद्रों के बीच जो राजस्व वितरण है उसमें बदलाव कर सकता है। ये आपको बेसिक जो आपकी लक्ष्मीकांत की बुक है, यानी कि पॉलिटी की जो बुक है, वहाँ पर आपने पढ़ा भी होगा, और ये आपको याद भी होना चाहिए, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, ठीक है। लोकसभा और विधानसभाओं के कार्यकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संसद कानून बनाकर लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल हर बार 1 वर्ष बढ़ा सकते हैं, ये आपको पता ही है, ठीक है। आगे है, हालांकि यह आपातकाल समाप्त होने के 6 महीने से आगे नहीं बढ़ाई जा सकती, तो ये मेरे को बताने की जरूरत शायद है नहीं, है ना। इसका मतलब भाई साफ सिंपल ये है कि भाई संसद है ना, जो कानून बनाकर लोकसभा और राज्यसभाओं की जो लोकसभा और राज्यों की जो विधानसभा है उनका कार्यकाल हर बार 1 साल बढ़ा सकती है, लेकिन यह बढ़ोतरी है जो आपातकाल खत्म होने के बाद अधिकतम कब तक लागू रहेगी, 6 महीने तक लागू रहेगी, ठीक है। फिर है मौलिक अधिकारों पर प्रभाव। मौलिक अधिकारों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, जो अनुच्छेद 19 है अपने आप निलंबित हो जाएगा, लेकिन यह केवल जब निलंबित होगा जब युद्ध या बाहरी हमला हुआ हो, शस्त्र विद्रोह के समय यह निलंबित नहीं होगा। यह बदलाव किसके तहत किया गया था, 44वें संविधान संशोधन के तहत किया गया था। अनुच्छेद जो 359 है, यानी कि राष्ट्रपति आदेश देकर बाकी मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सकता है, किसके अलावा, केवल और केवल अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। अनुच्छेद 20 में कहा गया कि आपको दंड से सुरक्षा दी जाती है। अनुच्छेद 21 कहता है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। साफ सिंपल मतलब यही है कि जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पूरी तरह कभी भी खत्म नहीं की जा सकती किसी भी कंडीशन में। ओके, तो ये हमारा जो टॉपिक था ये हमने देख लिया है, पहला टॉपिक जो राष्ट्रीय आपातकाल के 50 साल पूरे हुए थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा व्यक्तित्व अधिकार, यानी कि पर्सनैलिटी राइट्स। तो सबसे पहले आपको ये वर्ड जो दिया गया है पर्सनैलिटी राइट्स, इसी का मीनिंग पता होना चाहिए कि व्यक्तित्व अधिकार का मतलब क्या होता है। तो मतलब है इसका किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी चीजों पर उसका कानूनी अधिकार ही हम किसको बोलते हैं, व्यक्तित्व अधिकार को बोलते हैं। यानी कि किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी चीजों पर उसका कानूनी अधिकार ही क्या कहलाता है, व्यक्तित्व अधिकार, पर्सनैलिटी राइट कहलाता है। इसका मतलब है कि कोई भी व्यक्ति बिना आपकी अनुमति के, आपके नाम, फोटो और आवाज का इस्तेमाल नहीं कर सकता, ठीक है। क्यों जरूरी है व्यक्तित्व अधिकार, क्योंकि कई बार क्या होता है गलत इस्तेमाल कर लिया जाता है। इस गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए व्यक्तित्व अधिकार जरूरी है, ताकि कोई आपका नाम या आपके चेहरे का गलत इस्तेमाल या झूठा प्रचार न कर पाए, ताकि आपकी निजी पहचान का दुरुपयोग न हो, ताकि आप झूठे दावों या जो डीप फेक, यानी कि जो आजकल एआई की तकनीक चली हुई है उससे आपकी इज्जत खराब न हो। क्योंकि कई बार क्या होता है आपकी रेपुटेशन को धूमिल करने के लिए लोगों द्वारा आपकी चीज़ों का, जैसे आपके नाम, चेहरे, शकल, आवाज, हस्ताक्षर का गलत इस्तेमाल कर लिया जाता है, ठीक है। तो यही है। फिर ये पर्सनैलिटी राइट्स का टॉपिक सुर्खियों में क्यों रहा था, हाल ही की क्या घटना है जिसके कारण ये टॉपिक सुर्खियों में रहा। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने जो सदगुरु जग्गी वासुदेव है उसके व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा दी है। फैसला इसलिए शुरू किया गया क्योंकि जो एआई और डिजिटल टूल्स हैं इससे डीफेक वीडियो के द्वारा जो इसकी सदगुरु जग्गी वासुदेव जी की है बिल्कुल हूबहू नकल करके उनकी छवि को बेकार या धूमिल किया जा रहा था, जिससे इनकी निजता और आर्थिक हितों को खतरा था। इसलिए यह सुर्खियों में रहा। देखो भाई साफ सिंपल सी बात है, ज़्यादा टफ लैंग्वेज पर नहीं जाना। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक फैसले में क्या कहा कि जो सदगुरु जग्गी वासुदेव हैं इनके व्यक्तित्व अधिकारों को एआई के जरिए दुरुपयोग किया जा रहा था, और इसी पर्सनैलिटी राइट्स के माध्यम से दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको सुरक्षित कर लिया, ठीक है। समस्या आपको पता ही है कि भाई आजकल जो एआई है उससे किसी का चेहरा बदल कर आप नकली वीडियो बना देते हो, आवाज भी चेंज कर देते हो, तो इसीलिए सरकार ने यह कदम उठाया। व्यक्तित्व अधिकार अगर हम बिल्कुल आम भाषा में बात करें तो मैंने आपको बता ही दिया कि क्या होता है, किसी व्यक्ति के नाम, फोटो, आवाज, चेहरा, हाव भाव और खास पहचान पर उसका कानूनी है कि व्यक्तित्व अधिकार, यानी कि पर्सनैलिटी राइट्स कहलाता है। व्यक्तित्व अधिकार के दो पहलू होते हैं। दो पहलू कौन कौन से होते हैं,
ये रहा देखो, व्यक्तित्व अधिकार के बारे में। व्यक्तित्व अधिकार किसी व्यक्ति के गुणों जैसे नाम छवि के अनधिकृत उपयोग को नियंत्रित करने के लिए अधिकार होते हैं, यानी कि किसी कोई भी इनका गलत उपयोग नहीं कर सकता किसी व्यक्ति की नाम छवि और आवाज का। इन अधिकारों में वाणिज्यिक और गैर वाणिज्यिक दो पहलू शामिल होते हैं। दो पहलू शामिल होने का क्या मतलब है? सबसे पहला जो पहलू है वो है वाणिज्यिक, यानी कि व्यवसायिक। अगर कोई कंपनी आपके नाम या फोटो का इस्तेमाल अपने विज्ञापन या प्रोडक्ट बेचने के लिए करती है तो यह आपके व्यक्तित्व अधिकार यानी कि पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है। कि भाई कोई भी कंपनी है आपके नाम या फोटो का आपकी बिना अनुमति के लिए आपकी बिना अनुमति के अपने प्रोडक्ट्स बेचने के लिए उपयोग कर रही है तो आपके पर्सनैलिटी राइट्स का ये उल्लंघन है। इसी को हम क्या बोलते हैं? वाणिज्यिक। ठीक है। दूसरा है गैर वाणिज्यिक यानी कि गैर व्यावसायिक, यानी कि अगर कोई आपके निजी जीवन में दखल देता है, आपकी निजी फोटो या आपकी निजी वीडियो को बिना पूछे शेयर करता है तो यह भी आपके जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं उनका उल्लंघन है। ठीक है, तो ये आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। अगर हम भारत की बात करें कि भाई भारत में व्यक्तित्व अधिकार पर्सनैलिटी राइट्स कहाँ लिखे गए हैं, तो भारत में कोई ऐसा सीधा कानून नहीं है जो सिर्फ पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में बात करता हो, लेकिन अलग अलग कानूनों और अलग अलग कोर्ट के फैसलों के द्वारा इन अधिकारों को मान्यता प्राप्त है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है व्यक्तित्व अधिकारों के घटक, यानी कि जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं उनके मुख्य हिस्से क्या क्या हैं। पहला है पब्लिसिटी का अधिकार। इसका क्या मतलब है कि भाई कोई भी आपकी छवि, नाम, आवाज या पहचान का इस्तेमाल आपकी अनुमति के बिना नहीं कर सकता। यह अधिकार सीधे कानून में नहीं लिखा, लेकिन इसे कुछ कानूनों के माध्यम से सुरक्षा प्रदान की गई है। जैसे कि पहला जो कानून है ट्रेडमार्क कानून 1991, कॉपीराइट अधिनियम जो 1957। पब्लिसिटी का अधिकार समझ आया भाई आपको? साफ सिंपल सा बात है, कोई भी आपकी छवि, आपका नाम, आपकी आवाज़ या आपकी पहचान का इस्तेमाल बिना आपकी अनुमति के नहीं कर सकता है, यह इलीगल है। फिर दूसरा है निजता का अधिकार। इसमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व को बिना उसकी अनुमति के सार्वजनिक रूप से प्रदर्शित न करने का अधिकार शामिल है। कि मतलब कि कोई भी आपकी फोटो या आपकी वीडियो किसी सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर साझा नहीं कर सकता आपकी अनुमति के बिना। ठीक है, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है उसके तहत आपको यह सुरक्षा दी गई है, जिसमें जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की गई है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने एक के.एस. पुट्टास्वामी केस में कहा था कि जो निजता है, व्यक्ति की जो प्राइवेसी है, वह नागरिक का मौलिक अधिकार भी है। ये दे रखा देखो अनुच्छेद 21। और जो न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टास्वामी ने कहा था कि जो सुप्रीम कोर्ट निजता का जो अधिकार है, वो व्यक्ति का मौलिक अधिकार है। ठीक है, फिर बात की गई कि क्या भारत में मरणोपरांत भी पर्सनैलिटी राइट्स दिए गए हैं। तो भारत में ऐसा कोई सीधा कानून नहीं है जो सिर्फ पर्सनैलिटी राइट्स के बारे में हो, जो मरणोपरांत बात करता हो। संसद इसमें क्या कहा गया है कि भारत में जब भी कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो उसके जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं, उसकी नाम है, उसका छवि, जो उसकी प्रतिष्ठा है, वो उसके परिवार या उत्तराधिकारी को कानूनी रूप से नहीं दिए जाते। यानी कोई कानून तो भाई है नहीं। ठीक है, भारत में मरणोपरांत व्यक्तित्व अधिकारों को स्पष्ट रूप से किसी कानून में मान्यता नहीं दी गई है। सबसे पहला जो पॉइंट दिया गया है वो प्रतीक और नाम अधिनियम 1950। इस अधिनियम के अनुसूची में सूचीबद्ध कुछ क्या लिखा हुआ है, सॉरी रफ कर देते हैं इसको। कुछ गणमान्य व्यक्तित्व जैसे के नाम, जैसे महात्मा गांधी, प्रधानमंत्री आदि के नाम और प्रतीकों अनधिकृत उपयोग पर रोक लगाया जाता है। भाई इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि भाई भारत में अगर जब कोई व्यक्ति मर जाता है तो जो उसके पर्सनैलिटी राइट्स हैं उसके परिवार या उत्तराधिकारियों को कानूनी रूप से नहीं मिलते, लेकिन कुछ खास महान हस्ती जैसे महात्मा गांधी हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इनके नाम और इनके प्रतीकों का गलत उपयोग करने के लिए एक एक्ट बनाया गया है, एम्बलम्स एंड नेम्स एक्ट 1950। ठीक है, वो जो दीपा जय कुमार बनाम AL विजय केस है, इसमें कोर्ट ने कहा था कि किसी व्यक्ति की मौत के बाद उसके व्यक्तित्व अधिकार हैं वो भी खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये आपको समझ आया कि भारत में मरणोपरांत कोई पर्सनैलिटी राइट्स नहीं है। अगर कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसके व्यक्तित्व अधिकार भी उसी के साथ खत्म हो जाते हैं। ऐसा कब कहा गया था? दीपा जय कुमार वर्सेज AL विजय मामले में कहा गया था मद्रास हाई कोर्ट द्वारा। ठीक है, लेकिन कुछ जो महान हस्ती हैं जैसे महात्मा गांधी हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, इनके नाम और प्रतीकों का गलत उपयोग करने के लिए एक एक्ट है कि अगर कोई भी इनका गलत यूज करता है इनकी छवि का तो उसके तहत उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, आसान निष्कर्ष यही है कि भाई जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं वो आपकी पहचान की कानूनी सुरक्षा है। इसमें पब्लिसिटी का अधिकार और निजता का अधिकार दोनों शामिल हैं।
भारत में कोई ऐसा खास कानून नहीं है, लेकिन संविधान और कोर्ट के फैसलों द्वारा इन अधिकारों की रक्षा की जाती है। जैसे अनुच्छेद 21 हो गया, किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु हो जाती है तो उसके कानूनी जो जो उसके पर्सनैलिटी राइट्स हैं वो कानूनी रूप से नहीं चलते, सिवाय कुछ खास राष्ट्रीय व्यक्तियों के, जैसे महात्मा गांधी और क्या नोटिफिकेशन आ गया भाई, कहाँ पर थे हम? एक नोटिफिकेशन आ गया था बीच में, समझ नहीं आया क्या शो कर रहा है ये। कई बार लैपटॉप भी दिक्कत दे जाता है ना। तो इसी के साथ हम आगे चलते हैं कि भाई भारत, ये बॉक्स दिया गया है, भारत में व्यक्तित्व अधिकारों पर महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, कि भाई भारत में जो पर्सनैलिटी राइट्स हैं उन पर क्या क्या न्यायिक निर्णय लिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है आईसीसी डेवलपमेंट लिमिटेड बनाम अरबी एंटरप्राइज। इसमें क्या क्या ये विवाद क्या था? यह विवाद था कि क्या किसी व्यक्ति से उसका राइट टू पब्लिसिटी छीना जा सकता है या क्या कोई और इसका फायदा उठा सकता है। तो कोर्ट ने क्या कहा था? कोर्ट ने कहा कि जो राइट टू पब्लिसिटी है यह हर व्यक्ति का होता है, अगर कोई और इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करता है तो यह अनुच्छेद 19 और अनुच्छेद 21 का उल्लंघन होगा। आसान भाषा में अगर मैं इसको समझाऊं तो इसका सिंपल मतलब यही है कि मान लो कोई कंपनी आपके फोटो और नाम का बिना पूछे इस्तेमाल करती है, अपने प्रोडक्ट पर आपके नाम को छापती है, तो इससे आपका जो पब्लिसिटी का अधिकार है वो छिन जाता है। कोर्ट ने साफ कह दिया कि अगर कोई भी कंपनी आप के साथ ऐसा करती है तो ऐसा करना गलत हो रही है, संविधान के खिलाफ है। ये इसका साफ सिंपल सा मतलब है। फिर दूसरा, अरुण जेटली बनाम नेटवर्क सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड और अन्य मामला। इसमें दिल्ली हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था जो इंटरनेट पर किसी व्यक्ति की जो लोकप्रियता या प्रसिद्धि है उसकी वास्तविक प्रसिद्धि से अलग नहीं होगी। यानी मान लीजिए किसी वेबसाइट ने किसी नेता या अभिनेता का नाम फोटो लगाकर यह दिखाया कि वह उनकी प्रोडक्ट को यूज कर रहा है, तो जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है, तो यह क्या होगा? उसके पर्सनैलिटी राइट का उल्लंघन होगा। ठीक है, यानी इंटरनेट पर भी किसी की छवि या किसी के नाम का दुरुपयोग करना उसके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है। ठीक। अगला है रजनीकांत बनाम वर्षा प्रोडक्शंस, मद्रास हाईकोर्ट 2015 मामला। इसमें क्या निर्णय दिया गया था? देखो मामला क्या था, ये रजनीकांत जी का, ये तो मेरे को याद भी है मामला क्या था। रजनीकांत जी जो फिल्म स्टार है, इसने एक केस किया था कि उसकी छवि, उसके नाम और उसके स्टाइल का फिल्म या विज्ञापन में बिना उसकी इजाज़त के इस्तेमाल हो रहा है। तो कोर्ट ने क्या कहा कि किसी भी सेलिब्रिटी के नाम, उसकी छवि, उसकी आवाज़ का बिना अनुमति के उपयोग करना गलत है, ये उसके पर्सनैलिटी राइट्स का उल्लंघन है। अगर कोई प्रोड्यूसर फिल्म का प्रचार करने के लिए ऐसी नकल करता है, ऐसा इस्तेमाल करता है उसके नाम या स्टाइल का उसकी बिना अनुमति के, तो क्या होगा? ऐसा गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यही निष्कर्ष, यही आपका टॉपिक था। देखो भाई, थोड़ा कंफ्यूज होने वाला टॉपिक है, सिंपल सी बात में अगर मैं इसको बिल्कुल ही निष्कर्ष अगर मैं इसका दूं तो पर्सनैलिटी राइट्स क्या होते हैं? अगर हम पर्सनैलिटी राइट्स की बात करें तो ये वे राइट्स होते हैं जो किसी व्यक्ति की पहचान से जुड़ी चीज़ों पर उसका कानूनी अधिकार देते हैं। यानी कि आपकी जो फोटो है, आपका चेहरा, आपकी आवाज़, आपके हस्ताक्षर हैं, उनको कोई दूसरा यूज नहीं कर सकता आपकी बिना अनुमति के। ठीक, आपकी अनुमति के बिना। यही नॉर्मल सी बात है पूरे इसमें। अगर कोई ऐसा करता है तो जो आपके राइट ऑफ पब्लिसिटी इसका उल्लंघन हो जाता है, राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन हो जाता है। ये कुछ इसमें बताए गए थे पॉइंट्स। फिर ये हमारे टॉपिक्स कवर हो जाते हैं। अब हम चलते हैं अगले पर, जो कि है न्यूज इन शॉर्ट्स। इसमें हमें जो पहली सुर्खी दी गई है वो नार्को परीक्षणों की संवैधानिक वैधता। सबसे पहले में ये जानना होगा कि नार्को एनालिसिस टेस्ट होते क्या हैं। ये देखो यहाँ पर दे रखा है, नार्को एनालिसिस टेस्ट होते क्या हैं। ये टेस्ट क्या होते हैं? अपराध की जांच करने का एक तरीका है नार्को एनालिसिस टेस्ट। इसमें पुलिस या जो जांच एजेंसी है वो क्या करती है, जो संदिग्ध व्यक्ति होता है उसको एक विशेष दवा देती है, और इस दवा का क्या नाम होता है? सोडियम पैथोनल पेटोथल। ये रहा, इस दवा का क्या नाम होता है? सोडियम पैंथोनल इस दवा का नाम होता है। यह दवा जब व्यक्ति के शरीर में जाती है तो उस व्यक्ति को आधा बेहोश कर देती है, और इस अवस्था में व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता है, सोचने समझने की जो क्षमता है, सही या गलत का निर्णय लेने की जो शक्ति है वो कम हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस हालात में जो व्यक्ति है वो बिल्कुल सच बोल देता है, क्योंकि वह झूठे बहाने बनाने और झूठ छिपाने में सक्षम नहीं रह पाता। तो यानी कि जो नार्को टेस्ट है उसका क्या मकसद है? जो अपराधी या गवाह है उससे जानकारी निकलवाना, और जो सामान्य स्थिति में जो जानकारी छिपा रहा था वो उसको सच बोल देता है। देखो दोस्तों, आपने आपने फिल्मों में देखा होगा ना कि एक व्यक्ति को चेयर पर बिठाते हैं, उसको कुछ इंजेक्शन देते हैं, वो अपने आप पूरा जो सच है वो बोलने लग जाता है। तो इसी को हम क्या बोलते हैं?
नार्को एनालिसिस टेस्ट। दोबारा मैं आपको बता देता हूँ, यह टेस्ट अपराध की जांच करने का एक तरीका है जिसमें पुलिस या जो एजेंसी होती है वो एक्यूज्ड पर्सन को एक विशेष दवा देती है। जैसे ही यह दवा उसके शरीर में जाती है, व्यक्ति के शरीर में, वह व्यक्ति आधा बेहोशी की स्थिति में हो जाता है। आधे बेहोशी की स्थिति में होने के कारण उसकी जो सोचने की या समझने की जो क्षमता है, सही गलत निर्णय लेने की जो क्षमता है, वह कम हो जाती है। और ऐसा माना जाता है कि इस अवस्था में, इस स्थिति में आकर जो व्यक्ति जो कुछ भी बोलता है वह बिल्कुल सच बोलता है, क्योंकि उसके जो झूठ बोलने की शक्ति या झूठ छिपाने की शक्ति नहीं रहती, वो सक्षम नहीं रहता। ठीक है, तो इस टेस्ट का मकसद ही है, तो यह टेस्ट करवाया इसलिए जाता है ताकि अपराधी जो है वो सही जानकारी सही जानकारी बोल सके, सही जानकारी बता सके। ठीक है, तो इसमें दवा यूज होती है, उसका क्या नाम है, सोडियम पेंथालोल नाम है। इस दवा को हम क्या बोलते हैं, ट्रुथ सीरम भी कहा जाता है, क्योंकि यह सच उगलवाने की दवाई है। यह दवा सामान्य तौर पर कहाँ यूज की जाती है, सर्जरी या ऑपरेशन इसमें यूज की जाती है ताकि जो व्यक्ति को पूरी तरह से बेहोश किया जा सके। लेकिन जो हम नार्को टेस्ट करते हैं उसमें इस दवा की कम मात्रा दी जाती है ताकि जो इंसान हो पूरी तरह से बेहोश न हो। ठीक है, अब मामला क्या था, अगर हम ये तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया। ठीक है, ये तो हमने ये पढ़ा कि क्या क्या था। अब हम देखेंगे मामला क्या था, ये सुर्खियों में क्यों रही थी। मामला क्या था, पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश जारी किया था जिसमें ये कहा गया कि सभी आरोपी और गवाहों पर नार्को टेस्ट किया जाए। लेकिन जो कोर्ट है उसने, जो सुप्रीम कोर्ट है उसने इस आदेश को रद्द कर दिया। जो पटना हाई कोर्ट ने आदेश दिया था, देखो भाई, पटना हाई कोर्ट ने एक आदेश दिया कि जो सभी आरोपी हैं और सभी गवाह हैं उन पर नार्को टेस्ट किया जाए ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को कर दिया रद्द। सुप्रीम कोर्ट ने कारण क्या बताया कि पहले ही सुप्रीम कोर्ट 2010 में एक बड़ा फैसला ले चुका था, किसमें, सेल्वी बनाम कर्नाटक स्टेट वाद में। ठीक है, तो ये केस अभी हम आगे पढ़ेंगे, तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस निर्णय को रद्द कर दिया, जिसके चलते यह खबर सुर्खियों में रही। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अब हम मुख्य बिंदु पढ़ेंगे जो इसमें बताए गए हैं। 2010 वाला जो सेल्वी केस कहता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इस केस में क्या कहा था सुप्रीम कोर्ट ने, अगर कोई व्यक्ति खुद की मर्जी से सहमति देता है तभी आप नार्को टेस्ट करोगे, जबरदस्ती आप किसी पर भी नार्को टेस्ट नहीं कर सकते यह टेस्ट, क्योंकि अगर आप ऐसा टेस्ट करते हो तो यह मानव अधिकारों और जो संविधान का अनुच्छेद 20 और 21 है इसका उल्लंघन है, क्योंकि व्यक्ति के जीवन और जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है वो इस टेस्ट से छीन ली जाती है। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि अगर इस टेस्ट से कोई भी जानकारी मिलती है, अगर आप ऐसा टेस्ट करते हो व्यक्ति के साथ, तो जो भी वो व्यक्ति जानकारी बोलता है वो मुख्य सबूत नहीं होगी, बल्कि वह सिर्फ जांच के लिए मदद के रूप में जानकारी उपयोगी होगी। ठीक है, अब ये नहीं कह सकते, मान लो आपने ये नार्को टेस्ट कर दिया किसी व्यक्ति के ऊपर, अब वो जो जो जानकारी बोल रहा है आपने उसकी वीडियो बना ली और आप सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हो कि हाँ भाई इसने तो ये सच बोला है इस टेस्ट के दौरान, तो ये इसका जो गुना है वो प्रूव हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा मना कर दिया कि जो भी नार्को टेस्ट के दौरान जो व्यक्ति बताएगा ना, वो इसका सबूत, मुख्य सबूत के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि आप इस जो जानकारी दे रहा है व्यक्ति, इसके तहत इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ा सकते हो इस जानकारी का यूज करके। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय के मुख्य बिंदु थे, सबसे पहला है जो अनैच्छिक नार्को टेस्ट असंवैधानिक है, यानी कि अनैच्छिक नार्को टेस्ट संविधान का उल्लंघन करता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान का जो अनुच्छेद 20 है वो कहता है कि किसी व्यक्ति को अपने ही खिलाफ गवाही देने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। साथ ही अनुच्छेद 21 कहता है कि हर व्यक्ति को जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, अगर किसी व्यक्ति पर जबरदस्ती नार्को टेस्ट कराया जाता है तो यह दोनों अनुच्छेदों का उल्लंघन होगा, इसलिए जबरदस्ती नार्को टेस्ट कराना पूरी तरह से गैर कानूनी और इलीगल है। इसलिए ऐसे जबरन जो टेस्ट कराए जाते हैं, बयानों को कोर्ट, ऐसे जो जबरदस्ती टेस्ट कराए जाते हैं और इन टेस्ट में जो बयान दिए जाते हैं इनको कोर्ट स्वीकार नहीं कर सकती एविडेंस के रूप में। तो ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, तो ये पहला पॉइंट था। फिर दूसरा पॉइंट, स्वैच्छिक नार्को टेस्ट सजा देने का एकमात्र आधार नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि भाई अगर कोई व्यक्ति खुद की इच्छा से नार्को टेस्ट करवाता है ना, स्वैच्छिक नार्को टेस्ट यानी कि खुद की इच्छा से कोई व्यक्ति नार्को टेस्ट करवाता है, तो भी उसके टेस्ट से जो जवाब मिलेंगे, जो जवाब आएंगे, उनको सीधे सबूत के तौर पर कोर्ट इस्तेमाल नहीं कर सकती, क्योंकि जो टेस्ट के समय जो व्यक्ति होता है वो आधी सॉरी होश में नहीं रहता, यानी कि आधी बेहोशी की स्थिति में होता है और उसके जवाब पूरी तरह से उसकी स्वतंत्र इच्छा से नहीं दिए जाते। ठीक है, लेकिन कोर्ट ने साथ ही क्या कहा, साथ ही कोर्ट ने क्या कहा, साथ ही कोर्ट ने क्या कहा कि यदि इस टेस्ट में कोई नई जानकारी प्राप्त होती है,
कोई इस टेस्ट करने के दौरान कोई ऐसी जानकारी प्राप्त होती है जिससे अपराध की जगह छिपाया गया हथियार या कोई कुछ नया सुराग मिलता है, तो उस जानकारी को कोर्ट मान सकती है। लेकिन कोर्ट ये नहीं मानेगी कि जो इसने टेस्ट में बयान दिए हैं वो ही फाइनल एविडेंस हैं। ये सिर्फ जो बयान दिए गए हैं वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाने के लिए यूज किए जाएंगे। फिर अगला है स्वैच्छिक रूप से नार्को टेस्ट कराने का सीमित अधिकार। कोर्ट ने क्या कहा कि भाई आरोपी को यह पूर्ण अधिकार नहीं है कि वह हर हाल में आपको नार्को टेस्ट कराने पर अड़ा रहेगा कि भाई आप मेरा नार्को टेस्ट कराओ। अब कोई अपराधी है, वो कह रहा है कि भाई मेरा नार्को टेस्ट कराओ, तो सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि उसका ये पूर्ण अधिकार नहीं है कि आप नार्को टेस्ट कराओ। लेकिन अगर आरोपी चाहे तो जांच या मुकदमे के दौरान नार्को टेस्ट कराने का विकल्प चुन सकता है, क्योंकि यह उसका सीमित अधिकार है, पूर्ण अधिकार नहीं है। ठीक है। साथ ही अन्य मामलों में सरकार ने क्या दोहराया, अन्य मामलों में सरकार द्वारा दोहराया गया कि आरोपी कोई सेल्वी केस के अलावा सरकार ने क्या किया, जो विन बोई बनाम स्टेट ऑफ केरलावाद था, जो विन भोई बनाम केरल राज्य और मनोज कुमार सोनी बनाम मध्य प्रदेश जो राज्यवाद था, इसमें भी सरकार ने क्या कहा कि यह न्यायिक सिद्धांत अब पक्का हो चुका है कि जबरन नार्को टेस्ट कराना अवैधानिक है और स्वेच्छा से किया गया टेस्ट भी सबूत नहीं माना जाएगा, बस जांच में मदद हो सके इतना इसका उपयोग किया जाएगा। साफ सिंपल सी बात है भाई, नार्को टेस्ट करा रहे हैं तो व्यक्ति जो है वो आधी बेहोशी की हालत में होता है, आधी बेहोश होता है, आधा वो मतलब पूर्ण रूप से वो नहीं होता, होश में नहीं होता। तो जो भी व्यक्ति बोल रहा है उसको ये नहीं है कि फाइनल एविडेंस मान लिया आपने, आप जो बयान दे रहा है व्यक्ति इस टेस्ट के दौरान, आप उसकी हेल्प से जो इन्वेस्टिगेशन उसको फर्दर आगे बढ़ा सकते हो, यानी कि इन्वेस्टिगेशन में मदद ले सकते हो। तो ये सरकार ने बोला था। आसान शब्दों में जो निष्कर्ष है, किसी भी आरोपी या गवाह पर जबरन नार्को टेस्ट नहीं हो सकता। स्वेच्छा से कराया गया जो नार्को टेस्ट है उसका जो बयान है वो सबूत नहीं माना जाएगा। उससे अगर कोई जानकारी मिलती है तो वह सबूत हो सकती है। आरोपी के पास वो सीमित अधिकार है कि वो नार्को टेस्ट कराने की अनुमति दे या न दे। फिर है भारतीय गुणवत्ता परिषद। भारतीय गुणवत्ता परिषद, देखो भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में बात की है तो सबसे पहले मैं यही बताना चाहिए कि क्वालिटीज काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या। तो भारतीय गुणवत्ता परिषद एक ऐसी संस्था है जो देखती है कि भारत में बनने वाले सामान और दी जाने वाली सेवाएं अच्छी क्वालिटी की हैं या नहीं। यानी कि ये जो भारतीय गुणवत्ता परिषद है ये सामान और सेवाओं की क्वालिटी की जांच करती है। कैसे जांच करती है भैया, उदाहरण के रूप में अगर मैं बताऊं कि भैया अगर कोई कंपनी दूध पाउडर बना रही है तो क्या उससे ये देखा कि क्या ये सुरक्षित है या सही क्वालिटी का है या नहीं। ठीक है। तो हम इसको QCI को क्या कहते हैं, क्वालिटी वाचडॉग भी हम कहते हैं, क्योंकि यह क्वालिटी की जांच करता है। अब ये खबर सुर्खियों में क्यों आई थी, क्योंकि घटना क्या थी जिसके कारण यह भारतीय गुणवत्ता परिषद चर्चा में आई। तो चर्चा में रहने का इसका कारण क्या था, जो भारत सरकार का वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री हैं उन्होंने हाल ही में कार्यक्रम किया था। इस कार्यक्रम में उन्होंने जो इंडिया ट्रेड सेंटर है दिल्ली में, उसमें भारतीय गुणवत्ता परिषद का नया मुख्यालय खोला। ठीक है। इंडिया ट्रेड सेंटर में QCI भारतीय गुणवत्ता परिषद का नया मुख्यालय खोला। किसने, हमारे जो पीयूष गोयल जी हैं उन्होंने। ठीक है। नया एकीकृत मुख्यालय का क्या मतलब है, यहाँ पर दे रखा ना, देखो नया एकीकृत मुख्यालय। एकीकृत मुख्यालय का क्या मतलब है कि जो भाई पहले QCI के अलग अलग दफ्तर होते थे, अलग अलग जगहों पर से इसका काम होता था। अब क्या कर दिया गया, सभी विभाग और सभी जो कामकाज है वो एक ही जगह पर एक छत के नीचे ला दिए गए। इससे क्या होगा, काम करना आसान हो जाएगा, तेज और बेहतर तरीके से काम हो जाएगा। ठीक है। भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में अगर हम बात करें तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1996 में हुई थी। एक राष्ट्रीय प्रत्यायन संस्था है, यानी कि सार्वजनिक निजी भागीदारी PP मॉडल पर यह चलती है। गैर लाभकारी संगठन, अरे यार क्या नोटिफिकेशन आ रहा है बीच बीच में भाई। दोस्तों बहुत ज़्यादा टेक्निकल प्रॉब्लम होती है हमारे इसके दौरान। एक्चुअली एक तो मैंने नेट ऑन कर रखा है वीडियो रिकॉर्डिंग के टाइम, एक तो ग्लिच यही हो रखा है। चलो देखते हैं, हमारी वीडियो प्रॉपर चल रही है। हम कहाँ पर थे, भारतीय गुणवत्ता परिषद के बारे में हम पढ़ रहे थे। भारतीय गुणवत्ता परिषद है, इसकी स्थापना 1996 में की गई थी। या क्या करती, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, क्यों बनी थी, क्योंकि भारत में हर जगह क्वालिटी की जांच की जा सके, क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या नहीं है। कैसी संस्था है ये, एक गैर लाभकारी संगठन है, यानी यह मुनाफा कमाने के उद्देश्य से काम नहीं करती। इसका जो केवल और केवल एक उद्देश्य है, क्या है, क्वालिटी की जांच करना। किस कानून के तहत यह पंजीकृत है, तो यह सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम
उन 1860 के तहत पंजीकृत है। गैर लाभकारी मैंने आपको बता दिया कि प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य नहीं है। किस मॉडल के तहत ये कार्य करती है? किस मॉडल के तहत कार्य करती है? पीपीपी मॉडल, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, पीपी मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के तहत यह काम करती है, यानी कि इसमें सरकार और निजी उद्योग है, उन दोनों की क्या होती है? साझेदारी होती है, सार्वजनिक और निजी भागीदारी होती है, और यह एक स्वतंत्र निकाय है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि यह एक स्वतंत्र निकाय है। इसमें जो समर्थन दे रहे हैं, जो सरकारी संगठन, और सरकार भी संगठन दे रही है, और जो निजी संगठन है वो कौन कौन से हैं जो सहयोग कर रहे हैं इसमें? एक तो है एसोचैम, फिर है सीआई, और तीसरा है फिक्की। सरकार की तरफ से कौन देख रहा है? सरकार की तरफ से जो डीपीआईटी विभाग है, डिपार्टमेंट और प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत यह आता है, ये इसकी निगरानी करता है। अध्यक्ष कौन बनता है इसका? क्यूसीआई का अध्यक्ष प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त किया जाता है, लेकिन जो इसका नाम है, अध्यक्ष का नाम उद्योग जगत द्वारा सरकार को सुझाया जाता है, सरकार को बताया जाता है कि आप इसको अध्यक्ष बना सकते हो। साथ ही इसकी जो भूमिका है, क्यूसीआई क्या क्या काम करता है? सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया, क्वालिटी की जांच करेगा, क्वालिटी की जांच करेगा क्यूसीआई, और देश में जो हर चीज़ है उसकी क्वालिटी कैसी है इस पर भी जांच। स्वच्छ भारत मिशन में भी कुछ ये भूमिका निभा रहा है। स्वच्छ भारत मिशन में आपने सुना होगा कि स्वच्छ सर्वेक्षण होती है स्वच्छ भारत मिशन के तहत, यानी कि हर साल शहरों की सफाई की रैंकिंग होती है, और यह काम कौन करता है? क्यूसीआई यह काम करता है। शहरों की सफाई और स्वच्छता को चेक करता है, और उनको रैंक देता है कि कौन सा शहर ज़्यादा, जो शहर ज़्यादा क्लीन है उसको अच्छी रैंक दी जाएगी, जो शहर गंदा उसको कम रैंक दी जाएगी। ठीक है, साथ ही जो विश्व प्रत्यायन दिवस है वो 9 जून को मनाया जाता है। इसका मकसद क्या होता है? कि पूरी दुनिया में क्वालिटी मानकों को बढ़ावा दिया जा सके। इसमें 2 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं शामिल होती हैं। पहली है ILAC, यानी कि इंटरनेशनल लेबोरेटरी एक्रेडिशन कॉरपोरेशन, और दूसरी है इंटरनेशनल एक्रेडिशन फोरम। ठीक है, तो 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। तो इसी के साथ हमारा टॉपिक होता है कंप्लीट। एक ये बॉक्स दिया गया है क्यूसीआई के प्रमुख उद्देश्य। दोस्तों आज मेरी तबीयत खराब है, मेरे को भी ये लग रहा है कि मैं अच्छे से जो क्वालिटी मेरे को देनी चाहिए, जो मैंने पिछली क्लास में जो क्वालिटी दी थी वो मैं नहीं दे पा रहा हूँ। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास समझ आ जाए ना तो भी ठीक, मैं इसको अपलोड कर दूंगा। समझ आ जाती है तो ठीक, अगर नहीं समझ आती है तो भाई कमेंट कर देना कि सर मेरे को ये क्लास समझ नहीं आई, कृपया आप दोबारा से एक बार, मैं एक और वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, 1 घंटे का टाइम लगेगा, मैं दोबारा से इसको अच्छी क्वालिटी में भी अपलोड कर दूंगा। क्योंकि आज मेरी तबीयत खराब, मेरा मूड नहीं था बनाने का, लेकिन आपके अच्छे अच्छे जो कमेंट आ रहे थे कि सर पॉलिटी की क्लास चाहिए, तो मैंने ये काम शुरू कर दिया। ठीक है, तो क्यूसीआई के बारे में बताया था, दोबारा से बता देता हूँ एक बार अच्छे तरीके से जो मैं सोच रहा हूँ। क्यूसीआई क्या है? क्यूसीआई एक संस्था है जो देखती है कि जो भारत में बनने वाले प्रोडक्ट्स और जो सर्विस हैं, जो भारत में दिए जा रहे हैं, उनकी क्वालिटी कैसी है। यह खबर सुर्खियों में क्यों रही थी? क्योंकि जो भारत सरकार का जो वाणिज्य और उद्योग राज्य मंत्री है, जो पीयूष गोयल जी हैं, उन्होंने दिल्ली में जो वर्ल्ड जो इंडियन ट्रेड सेंटर है, वहाँ पर क्यूसीआई का एक नया मुख्यालय खोला था, नया एकीकृत मुख्यालय खोला था, हेडक्वार्टर खोला था। एकीकृत हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि जो पहले जो क्यूसीआई जांच करती थी उसके अलग अलग दफ्तर होते थे, अलग अलग जगहों पर होते थे, तो वहाँ से वह ऑपरेट करती थी। ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद। लेकिन अब क्या कर दिया गया? एक ही छत के नीचे सभी कामकाज को एकीकृत कर दिया गया है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? एकीकृत हेडक्वार्टर। ऐसा करने से क्या होगा? जो काम करने की जो स्पीड है वो तेज हो जाएगी, काम करना आसान हो जाएगा, और तरीका भी बेहतर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद की अगर हम बात करें तो स्थापना 1996 में हुई थी। किसके द्वारा हुई थी? सॉरी, स्थापना हुई थी 1996 में। क्यों की गई थी? ताकि क्वालिटी की जांच की जा सके। कैसी संस्था है ये? गैर लाभकारी संस्था, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि इसका उद्देश्य मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि इसका एकमात्र उद्देश्य जो है वो है क्वालिटी की जांच करना। किस कानून के तहत ये पंजीकृत है? सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत यह पंजीकृत है। अगर हम इसके मॉडल की बात करें कि यह कैसे मॉडल पर बेस है, कि भाई ये एक स्वतंत्र और स्वायत्त संस्था है जो अपने डिसीजन खुद लेती है। सार्वजनिक निजी भागीदारी मॉडल, यानी कि पीपीपी मॉडल पर यह चलती है, यानी कि सरकार और निजी उद्योग हैं वो दोनों की इसमें भागीदारी रहती है इसको चलाने में। इसमें जो समर्थन करने वाले जो 3 बड़े उद्योग हैं, प्राइवेट जो उद्योग हैं, वो कौन कौन से हैं? पहला है एसोचैम, दूसरा सीआईआई, और तीसरा है फिक्की। इन सभी का समर्थन इसको प्राप्त है।
फिर आगे दिया गया है गुणवत्ता और QCI से जुड़े सभी मामलों के लिए केंद्रीय और वाणिज्य उद्योग मंत्रालय का जो DPIIT, भाई साफ सिंपल बात ये है कि सरकार की तरफ से इसको कौन देखता है, QCI को, ठीक है, भारतीय गुणवत्ता परिषद को सरकार की तरफ से कौन देखता है, तो सरकार का जो DPIIT विभाग है वो इसको देखता है। अध्यक्ष कौन बनता है इसका, प्रधानमंत्री द्वारा इसका अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है। अध्यक्ष का जो नाम सजेस्ट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, उद्योग जगत के द्वारा सरकार को इसका नाम सजेस्ट किया जाता है। QCI क्या क्या काम करती है, गुणवत्ता की रखवाली है। QCI का जो मुख्य काम है यह देखना कि देश में हर चीज गुणवत्ता वाली है या नहीं, चाहे वो फैक्ट्री का सामान हो, चाहे लैब का सामान हो, स्कूल या कॉलेज में शिक्षा हो, या चाहे अस्पताल में इलाज हो, इन सभी की क्वालिटी की जांच करना इसका काम है। दूसरा जो काम इसका QCI का वो स्वच्छ भारत मिशन में भूमिका निभाना। स्वच्छ भारत मिशन में कैसे कैसे भूमिका निभाती है कि भाई आपने सुना ही होगा, जो स्वच्छ सर्वेक्षण एक नाम होता है, स्वच्छ सर्वेक्षण यानी कि स्वच्छ सर्वेक्षण के तहत हर साल शहरों की सफाई की रैंकिंग की जाती है, यानी कि कौन सा शहर सबसे ज़्यादा स्वच्छ है। तो यह काम कौन करता है, यह काम भी भारतीय गुणवत्ता परिषद के द्वारा किया जाता है। और इसमें जो शहरों की सफाई और स्वच्छता को शहरों की सफाई और स्वच्छता को देखा जाता है और उसी के हिसाब से शहरों को रैंकिंग दी जाती है। विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे हर साल 9 जून को मनाया जाता है। इस डे को मनाने का मकसद क्या है कि पूरी दुनिया में गुणवत्ता और जो क्वालिटी के जो मानक हैं उनको बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। फिर है इस बॉक्स में दिया गया है QCI के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। अगर हम QCI के प्रमुख उद्देश्यों की बात करें तो सबसे पहला दिया गया है राष्ट्रीय स्तर पर गुणवत्ता अभियान को चलाना, यानी कि QCI पूरे देश में यह सुनिश्चित करती है कि हर क्षेत्र, चाहे वो उद्योग हो, शिक्षा क्षेत्र हो, स्वास्थ्य क्षेत्र हो, या चाहे सेवा का क्षेत्र हो, उसमें सभी में अच्छी क्वालिटी की चीजें दी जाएं। दूसरा है सरकारों, संस्थानों और उद्यमों के स्तर पर उपयुक्त क्षमताओं का विकास करना, यानी कि सरकार और कंपनियों को यह सिखाना कि अच्छी गुणवत्ता वाले सामान और सेवाएं कैसे बनाई जाए और कैसे लोगों को पहुंचाई जाए, ये भी QCI काम करती है। फिर अगला है राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रमों को विकसित करना। दोस्तों आज देखो तबीयत खराब होने के कारण आवाज भी लड़खड़ा जा रही है, हिंदी नहीं पढ़ पा रहा अच्छे तरीके से, जबकि मैं हिंदी मीडियम का एक छात्र भी रहा हूँ। राष्ट्रीय प्रत्यायन कार्यक्रमों को विकसित करना, स्थापित करना और संचालित करना, इसका क्या मतलब है कि भाई QCI बड़े बड़े गुणवत्ता से जुड़े जो कार्यक्रम है, स्कीम्स हैं या प्रोजेक्ट्स हैं, उनको चलाती है और उन्हें सफलतापूर्वक पूरा भी करती है, ताकि जो क्वालिटी की जांच या क्वालिटी मेंटेन की जा सके। फिर है स्वच्छता और पादप स्वच्छता तथा व्यापार में तकनीकी बाधाओं को दूर करना, कि भाई जो भोजन और उत्पादों की स्वच्छता उसको यह देखती है और व्यापार की जाने वाली जो चीजें हैं, व्यापार में जो दिक्कतें आ रही हैं क्वालिटी के कारण, उनको भी यह दूर करती है। फिर थर्ड पार्टी मूल्यांकन मॉडल के विकास पर यह काम करती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि उसे ये सुनिश्चित करती है कि कोई भी संस्था है वो उत्पाद की जो गुणवत्ता है, जो क्वालिटी है, उसकी जांच वह संस्था खुद न करे, बल्कि कि उसे क्या करती है, एक तीसरी या बाहरी स्वतंत्र संस्था होती है। अरे यार आवाज लड़खड़ा रही है तबीयत के कारण। थर्ड पार्टी मूल्यांकन का क्या मतलब है, मान लो आपकी कंपनी है, आप प्रोडक्ट बना रहे हो, तो QCI क्या करती है, आपको नहीं कहेगी आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी की जांच करो, बल्कि किसी तीसरे पर्सन को बुला के लाएगी, तीसरी संस्था को बुला के लाएगी, जो इस क्वालिटी की जांच करेगी इस पहली संस्था की, ठीक है। तो इसी को हम बोलते हैं थर्ड पार्टी मूल्यांकन, यानी कि कोई तीसरा व्यक्ति या तीसरी संस्था, कोई स्वतंत्र संस्था अगर आपके प्रोडक्ट का, आपकी सर्विस की जांच कर रही है, ठीक है, तो इसी को हम बोलते हैं थर्ड पार्टी मूल्यांकन। फिर है गुणवत्ता के क्षेत्र में औद्योगिक या अनुसंधान और विकास को प्रोत्साहित करना, यानी कि उद्योग और वैज्ञानिक जो शोध होते हैं, वैज्ञानिक रिसर्च होते हैं, उनको बढ़ावा देती है QCI, ताकि नए नए जो उत्पाद या नए नए तकनीक हैं वो अच्छी क्वालिटी के साथ लोगों को डिलीवर किए जा सके। दोस्तों जैसा कि आपको पता ही है, हमने यह जो स्कीम स्कीम कह सकते हैं, एक प्रयास कह सकते हैं, ये हमने शुरू किया था कि विजन IAS की मैगजीन को हिंदी मीडियम में यूट्यूब पर कहीं भी कवर नहीं कराया जा रहा। अगर कोई करा भी रहा तो वो इसको अच्छे से कवर नहीं करा रहा, तो मैंने ये मुहिम या मैंने ये प्रयास स्टार्ट किया है। तो आपको अगर ये प्रयास पसंद आ रहा तो एक प्यारा सा लाइक और कमेंट कर दे, और हमारे जो चैनल का टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर को कवर करना, 1000 सब्सक्राइबर रीच करना और 500 घंटे का वॉच टाइम पूरा करना। अगर आप इस टारगेट को जल्दी से जल्दी अचीव कर लेते हो तो मेरे द्वारा आपको क्या कराया जाएगा, विजन IAS की जो टेस्ट सीरीज है वो टेस्ट सीरीज इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर दी जाएगी। तो जितनी जल्दी आप 1000 सब्सक्राइबर पूरे कराते हो उतनी जल्दी हम टेस्ट सीरीज को स्टार्ट
कर देंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हम चलते हैं हमारी अगली सुर्खी पर, जो कि है एसीनेट ऐप, ECINET। देखो ECNET ऐप है क्या, एक ये नया ऐप है, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म है, एक नया ऐप है जो किसके द्वारा लाया गया है, भारत का जो चुनाव आयोग है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, उसके द्वारा लाया गया है। यह ऐप क्या करता है, जो चुनाव से जो जुड़ी अलग अलग जानकारी है उस सॉरी इस ऐप में अलग अलग जानकारी बताई गई है। एक मिनट में दोबारा से स्टार्ट कर रहा हूँ भाई यार, तबीयत ज़्यादा ही दिक्कत दे रही है। देखो एसीनेट ऐप क्या है, यह एक नया ऐप है। नया ऐप कौन सा है, वन स्टॉप प्लेटफॉर्म ऐप है। वन स्टॉप का क्या मतलब है कि जो पहले चुनाव से जो जुड़ी जानकारी है वो अलग अलग ऐप पर इस्तेमाल की जाती थी, अलग अलग ऐप पर साझा की जाती थी। 40 से ज़्यादा ऐप थे जिन पर यह जानकारी साझा की जाती थी। लेकिन अब जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो इस ऐप को लेकर आया, उसने इस ऐप को बनाया, एसीनेट ऐप को। इस ऐप में क्या कर दिया गया, जो अलग अलग 40 ऐप थे उन सबको मिलाकर एक ही ऐप बना दिया गया, और जो सारी जानकारी है, सारे जो चुनावी काम है वो एक ही जगह हो पाएंगे इस ऐप पर। तो आपको समझ आ गया। अगर मैं आसान भाषा में समझाऊं तो मान लो आप अलग अलग काम के लिए अलग, मान लो आप हर काम के लिए अलग 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 ऐप खोल रहे हो, ठीक है। यानी कि भाई आप गेम है, फोटो है, म्यूजिक के लिए आप अलग अलग ऐप यूज कर रहे हो, लेकिन आपको अगर कोई एक ऐसा ऐप बना के दे दे कि भाई आपको यहाँ पर ही सभी चीज़ें मिलेंगी, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, एकीकृत ऐप बोलेंगे। ऐसा ही चुनाव आयोग ने कर दिया है कि जो भी अलग अलग काम होते थे चुनाव से संबंधित, उसके लिए अलग अलग ऐप इस्तेमाल किए जाते थे, अब उन सभी ऐप्स को एकीकृत करके एक कर दिया गया है। देखो मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, 1 2 3 4, ये 5 ऐप थे चुनाव आयोग के लिए। यहाँ पर चुनाव आयोग की जानकारी होती थी चुनाव से संबंधित। अब क्या कर दिया गया, एक एसीनेट ऐप बना दिया ECI ने, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने, और इन सभी को एकीकृत कर दिया इस ऐप में। ठीक है, एकीकृत कर दिया, तो यही जानकारी है। यह ऐप क्यों ज़रूरी है, क्योंकि पहले जो हर काम है उसके लिए एक डिफरेंट ऐप खोलना पड़ता था, एक अलग ऐप खोलना पड़ता था। अब क्या होगा, अब सब कुछ ही एक ऐप पर मिल जाएगा। जो चुनाव के दिन हर 2 घंटे बाद जो वोटिंग का प्रतिशत है वो इस ऐप पर अपडेट कर दिया जाएगा, और यह जो अपडेट किया जा रहा है, जो डाटा इसमें अपलोड किया जाएगा वो बहुत ही सही और भरोसेमंद होगा, क्योंकि जो डाटा ऐड करने वाले जो अधिकारी हैं वो चुनाव अधिकारी ही इस पर डाटा ऐड कर सकते हैं, और कोई व्यक्ति इस पर डाटा ऐड नहीं कर सकता। जो पहले जो चुनाव का डाटा था, जो इंडेक्स कार्ड जारी किया जाता था, उसको आने में हफ्ते या महीने लग जाते थे, लेकिन अब यह सिर्फ 72 घंटों के भीतर इस ऐप पर अपलोड कर दिया जाएगा। अब आपके में इसमें बात की गई है, यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया कि भाई 40 से अधिक ऐप को एकीकृत कर दिया है, पुनर्गठित कर दिया है। इसका मतलब अब दिया गया है फॉर्म 87 प्रदान करना अनिवार्य होता है। फॉर्म 87 के बारे में हमें जानना होगा। फॉर्म 87 होता क्या है, तो भाई चुनाव के दिन जब मतदान केंद्र पर जो वोटिंग होती है उसकी जानकारी को लिखने के लिए यह एक कागज या फॉर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फॉर्म 87। इसे कौन तैयार करता है, जो मतदान केंद्र का जो प्रभारी अधिकारी होता है, जो पीठासीन अधिकारी है, वो इसको तैयार करता है। मतलब साफ सिंपल मतलब यही कि है जो फॉर्म है वो चुनाव का सही रिकॉर्ड रखने के लिए होता है। इस फॉर्म के 2 भाग होते हैं। 2 भाग कौन कौन से होते हैं, नीचे दिया गया है, देखो ये रहा। इस फॉर्म के 2 भाग होते हैं। जो पहला भाग जो होता है वो किससे संबंधित होता है, जो पहला भाग होता है वो वोटिंग की जानकारी से संबंधित होता है, कि भाई वोट डालने के जो लोग हैं, जिन्होंने वोट डाला है वो कितने लोग हैं, जिन्होंने कुल संख्या कितनी है जिन्होंने वोट डाला है, कितने लोगों ने सच में आकर वोट डाला है। देखो पहले तो हम क्या देखेंगे, जो फॉर्म 87 का भाग 1 है उसमें हम देखेंगे कि वोटिंग की जानकारी दी गई होती है। जो दूसरा भाग है उसमें रिजल्ट की जानकारी होती है। ठीक है, मैं इसको लिख देता हूँ। भाग 1 इसमें क्या जानकारी होती है, वोटिंग की, यानी कि जो जो वोट करके गया है। और भाग 2 है उसमें किसकी जानकारी होती है, रिजल्ट की, कि रिजल्ट क्या रहा। तो वोटिंग की जानकारी जो भाग 1 में होती है वो क्या क्या होती है, कि भाई कुल कितने मतदाता उसके अंदर पर रजिस्टर हैं जो वोट डालने के लायक हैं। अब दूसरा हम देखेंगे कितने लोगों ने आकर वोट डाला है, कितने लोगों ने वोट नहीं डाला है, और ऐसे कितने मतदाता हैं जो किसी कारण से वोट डालने की अनुमति नहीं मिली उनको, यानी कि उनका नाम गलत हो गया है, पहचान पत्र में कोई दिक्कत आ गई, या कोई और अन्य कारण हो गया जिसके कारण उनको वोट डालने की अनुमति नहीं मिली। तो पहले भाग में हम यही देखते हैं। दूसरा जो भाग है उसमें हम क्या देखते हैं, दूसरा भाग है उसमें हम देखते हैं कि जो चुनाव में जो खड़े उम्मीदवार थे, जो उम्मीदवार थे चुनाव में
उनमें प्रत्येक उम्मीदवार को कितने कितने वोट मिले हैं, प्रत्येक उम्मीदवार को प्राप्त जो कुल मत है हम उसकी जानकारी फॉर्म यानी कि भाग सेकंड में इसमें दी जाती है फॉर्म 87 में। ठीक है, तो ये फॉर्म 87 था। अब ईसीनेट ऐप के बारे में जो जानकारी दी गई है, सबसे पहला है फॉर्म 87 और वोटिंग डाटा। फॉर्म 87 और वोटिंग डाटा, इसमें क्या बताया गया कि अगर चुनाव खत्म होने के बाद जो पीठासीन अधिकारी है वो बूथ पर जो मौजूद राजनीतिक दलों के जो एजेंट होते हैं उनको फॉर्म 87 देता है। इस फॉर्म में क्या होता है, इस फॉर्म में बताया गया था कि उस बूथ के कितने वोट पड़े हैं, उस बूथ को कितने वोट प्राप्त हुए हैं। पहले ये काम किसके द्वारा किया जाता था, एक अधिकारी जो तो पीठासीन अधिकारी है वो फॉर्म 87 के माध्यम से करता था। अब एसीनेट अब एसीनेट ऐप आ गया तो यह काम किसके ऊपर किया जाएगा, एसीनेट ऐप के ऊपर किया जाएगा, यानी कि अब फॉर्म देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो एसीनेट ऐप पर यह काम आसान हो जाएगा। फिर है वोटिंग प्रतिशत का लगभग रियल टाइम अपडेट। लगभग रियल टाइम में मतदान प्रतिशत को अपडेट करने की सुविधा, यानी कि अब हर मतदान केंद्र का जो वोटिंग है वो हर 2 घंटे में वोटिंग प्रतिशत है वो अपडेट किया जाएगा। कहाँ पर, इस ऐप पर। इस वोटिंग की जो रिपोर्टिंग है, इसमें जो वोटिंग की जो रिपोर्टिंग है वो तेज की जा सकेगी और सटीक होगी, क्योंकि पहले ये डाटा अपडेट करने में काफ़ी समय लग जाता था। अब हर 2 घंटे के बाद यह अपडेट होता रहेगा कि कितने वोट डल चुके हैं। फिर अगला है अगला क्या है, वोटिंग प्रति सटीक और सुरक्षित डाटा। सटीक डाटा सुनिश्चित करना, सटीक डाटा सुनिश्चित करना। इसका क्या मतलब है कि इस ऐप पर जो डाटा है वो सिर्फ ईसीआई के जो अधिकारी हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो अधिकारी हैं वही डाल सकते हैं। तो हम विश्वास कर सकते हैं कि जो डाटा इस पर उपलब्ध है वो झूठा भी नहीं है और गलत भी नहीं है। अगला है इंडेक्स कार्ड को तेजी से जारी करना। देखो भाई, चुनाव खत्म हो जाता था ना तो एक इंडेक्स कार्ड जारी किया जाता था। इस इंडेक्स कार्ड में क्या जानकारी होती थी, जो चुनावी डाटा है, यानी कि हर बूथ पर कितने वोट पड़े हैं, किसने कहाँ से कितने वोट लिए हैं, ऐसी जानकारी यहाँ पर होती थी। अब जब ये रिपोर्ट आती थी तो इसको आने में कई हफ्ते या महीने का समय लग जाता था, लेकिन अब क्या कर दिया गया, अब एसीनेट ऐप आ गया तो इसकी वजह से यह रिपोर्ट 3 दिन के अंदर आ जाएगी। 72 घंटों के अंदर 72 घंटों के अंदर यह रिपोर्ट जारी कर दी जाएगी। ठीक है, तो एसीनेट ऐप आ गया तो जो प्रक्रिया है वो फास्ट कर दी गई है। ठीक है, तो यही आपको समझना है। और जो ये इंडेक्स कार्ड में जो जानकारी होती थी इसका उपयोग किसके लिए किया जाता था, ज़्यादातर जो रिसर्चर्स होते हैं, जो यूनिवर्सिटीज होते हैं या पॉलिसी मेकर होते हैं, उनको ये इंडेक्स जो कार्ड है उनको उनके द्वारा इस्तेमाल किया जाता था अलग अलग डाटा निकालने के लिए। तो सबसे हमारी लास्ट जो सुर्खी है वो है अधिकर्मी कार्यक्रम, आदि कर्मयोगी कार्यक्रम। यार आज तो हिंदी भी नहीं पढ़ी जा रही दोस्तों, पता नहीं क्या हाल हो गया है। लैपटॉप की बैटरी देखें एक बार, एनर्जी पावर सेविंग मोड ऑन हो चुका है 30%। चलो कोई नहीं, करते हैं, लास्ट ही टॉपिक है। क्लास भी हमारी 1.5 घंटे की हो चुकी है ना, लगभग 1 घंटा 7 मिनट की क्लास हो चुकी है, 15 तक इसको हम खत्म कर देंगे। लास्ट टॉपिक है अधिकर्मयोगी कार्यक्रम। क्या है, केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ने इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। क्या है ये कार्यक्रम, इसका मकसद क्या है कि भाई जो जनजातीय इलाके हैं इन तक सरकारी सेवाएं और जो योजनाएं हैं इनकी बेहतर तरीके से पहुंच सुनिश्चित की जा सके, इसके लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया है। यानी कि जो जनजातीय इलाके हैं, जो आदिवासी गांव और जो बस्तियां हैं, इन तक सरकारी योजनाएं और सरकारी सेवाएं अच्छी तरीके से बेहतर तरीके से पहुंच पाए, यही इस कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस कार्यक्रम के अगर बारे में इसकी बात करें तो लक्ष्य क्या है, लक्ष्य है इस कार्यक्रम का भी ऐसे अधिकारियों और चेंज मेकर्स का एक समूह तैयार करना जो जमीनी स्तर पर परिवर्तन चाहते हैं। ठीक है भाई, देखो साफ सिंपल मतलब क्या है, आप है ना ऐसे अधिकारी और चेंज मेकर, ऐसे लोग तैयार करोगे जो जमीन स्तर पर परिवर्तन लाना चाहते हैं। आप क्या करोगे, इन लोगों को आप ट्रेनिंग दोगे, एक मास्टर ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत आप इन लोगों को ट्रेनिंग दोगे, और ट्रेनिंग के बाद ये क्या करेंगे, इस बस्ती में जाएंगे, यहाँ के जो सरकारी कर्मचारी इनसे मिलेंगे, उनसे बातें करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे कि वो आम जो जनता है, जो जनजातीय जो जनता है, इसके लिए ईमानदारी से काम करे, अच्छे से काम करे। देखो क्या दिया गया है, उद्देश्य क्या है, राज्य जिला और ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षकों और मास्टर ट्रेनर्स का एक बैच बनाकर सरकार क्या कर रही है, जो केंद्रीय जनजातीय कार्य मंत्रालय ये क्या करेगा,
कुछ एक टीम बनाएगा अधिकारियों की, और जो कुछ ऐसे लोग हैं जो चेंज मेकर्स यानी कि जो वास्तव में चेंज लाना चाहते हैं, इनकी क्या बनाएगा, एक टीम बनाएगा। अब इस टीम को क्या करेगा, ट्रेनिंग देगा, यानी कि इनको टीचर बना के भेजेगा कहाँ पर, जनजातीय समुदाय में, जनजातीय जो बस्तियां हैं वहाँ पर, आदिवासी जो बस्तियां हैं वहाँ पर। अब कैसे करेंगे ये काम, यानी कि एक टीम बना दी। अब ये ट्रेनर्स है जो गांव गांव जाकर जो स्थानीय जो अधिकारी हैं या जो फील्ड वर्कर्स हैं उनको ट्रेनिंग देगी। और इस ट्रेनिंग में खास तौर पर क्या सिखाया जाएगा कि जो आप हर लोगों के साथ नागरिक केंद्रित सोच के तहत आप काम करें लोगों के साथ, यानी कि आपका जो फाइनल एम है, फाइनल जो कार्य है वो ये होना चाहिए कि लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मदद पहुँचाई जा सके, लोगों की जो समस्या है उनका ज़्यादा से ज़्यादा समाधान हो सके। तो इस प्रोग्राम का मकसद क्या है, गांव और बस्तियों में जो काम करने वाले सरकारी कर्मचारी हैं उनको अच्छे तरीके से ईमानदारी से काम करने के लिए प्रेरित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए। उन्हें यह सिखाया जाए कि लोगों की जो समस्याएं हैं उनको वे समझें, जल्दी से समझें और सही समय पर सही सेवाएं दें। और जो ये बैच तैयार किया जाएगा, एक ये जो टीम बनाई जाएगी, ये टीम क्या करेगी, लगभग 20 लाख कर्मचारियों को ट्रेनिंग देगी जो जनजातीय बस्तियों में काम करते हैं। और यह 1 लाख जनजातीय गांवों तक इसकी पहुंच करने का, यानी कि 1 लाख जनजातीय जो गांव है उनको कवर करने का इसका उद्देश्य है। ठीक है भाई, देखो साफ सिंपल, मतलब मैं दोबारा बताना चाहता हूँ, सरकार जो ये जनजातीय कार्य मंत्रालय ये क्या कर रहा है, इसने एक जो अधिकारियों की एक टीम बनाई और कुछ ऐसे लोगों की टीम बनाई जो चेंज मेकर है, जो चेंज लाना चाहते हैं, जिससे जो जनजातीय जो समुदाय है, आदिवासी जो गांव है, इनकी जो कंडीशन है वो सुधर सके। ठीक है, इसके लिए क्या कर रही है, इस टीम को ट्रेनिंग देगी। ये ट्रेनिंग कहाँ पर जाएगी, ये जो ट्रेनर है वो कहाँ पर जाएंगे, जिला स्तर पर जाएंगे, राज्य स्तर पर जाएंगे, ब्लॉक स्तर पर जाएंगे मास्टर ट्रेनर के रूप में। और वहाँ पर जाकर जो फील्ड वर्कर जो आदिवासी बस्तियों में काम करते हैं, वहाँ पर इन 20 लाख फील्ड वर्कर्स को क्या करेगी, ट्रेनिंग देगी। ट्रेनिंग में क्या सिखाएगी कि आपको जो यहाँ पर जो गांव और बस्तियों में जो लोग हैं उनके साथ कैसे पेश आना है, उनकी जो समस्या है उनको कैसे समझना है, और समस्याओं को जल्दी से जल्दी समझकर उसका समाधान भी करना है। तो 20 लाख कर्मचारियों को ऐसी ट्रेनिंग दी जाएगी। और जो 20 लाख कर्मचारी होंगे वो 1 लाख जनजातीय गाँव में होंगे, यानी कि 1 लाख जनजातीय गाँव तक आपको इस योजना के माध्यम से पहुंचना है, इस अभियान के माध्यम से पहुंचना, इस कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचना है। इससे क्या फायदा होगा, नतीजा क्या होगा इस कार्यक्रम का, कि भाई जो आदिवासी क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनके हितों की सुरक्षा हो पाएगी, उनकी जो समस्या का समाधान है वो जल्दी हो जाएगा, जो सरकारी योजना है और जो सुविधाएं हैं वो तेजी से और सही तरीके से पहुंच पाएंगी। और जो फील्ड लेवल यानी कि जो ग्राउंड लेवल पर जो वर्कर काम कर रहे हैं, सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं, उनकी भी जो सोच है वो लोगों के प्रति सकारात्मक होगी और जिम्मेदारी की सोच होगी, यानी कि वो जिम्मेदारी से काम करेंगे अब लोगों के लिए। अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूँ भाई, आदि कर्मयोगी प्रोग्राम क्या है, तो भाई गांव के कर्मचारियों को जो ऐसा बनाना कि वे सचमुच में जनता की सेवा करें। ठीक है, आजकल आप देखोगे जो कर्मचारी वो जनता की सेवा कर नहीं रहे, तो इस कार्यक्रम के माध्यम से एक टीम जाएगी, उनको ट्रेनिंग देगी, उनमें मोटिवेशन डाले कि भैया आप जनता के लिए काम करो, ईमानदारी से सच्ची भावना से आप काम करो, ताकि जनता का कल्याण हो सके। तो इसी के साथ हमने ये टॉपिक्स हैं वो कवर कर लिए हैं। पॉलिटी का सेक्शन हमारा खत्म हो गया है। अगला जो सेक्शन है वो आईआर का है, यानी कि इंटरनेशनल रिलेशन। तो दोस्तों, अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आता है तो मैं दोबारा कह रहा हूँ, आप चैनल को एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दें, वीडियोज़ को लाइक शेयर करें। और हमारा जो टारगेट है 500 सब्सक्राइबर तक पहुँचना, यानी कि 500 सब्सक्राइबर्स तक पहुंचना, सॉरी 500 सब्सक्राइबर नहीं, 1000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना, और 500 घंटे का जो वॉच टाइम है, 1000 सब्सक्राइबर और 500 घंटे का वॉच टाइम, यानी कि 500 घंटे आप वीडियो देख लो मेरी। ठीक है, क्लासेज हम उनको देख लो। तो ये टारगेट अगर आप पूरा कर देते हो तो आपके साथ मैं बता रहा हूँ क्या शुरू किया जाएगा, टेस्ट सीरीज है जो विजन आईएएस की हिंदी मीडियम के लिए, वो यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट सोल्व की जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद एंड गुड लक ऑल ऑफ यू फॉर योर प्रिपरेशन। आप अच्छे से तैयारी करो, जल्दी से आईएएस अधिकारी बनो, यही मेरी आपकी दुआ रहेगी। ठीक है, धन्यवाद।